स्टार्ट करें? ये वेट करना है 1-2 मिनट किसी बच्चे का। 1 मिनट वेट कर लेते हैं, है ना? उसके बाद स्टार्ट करते हैं। गुड इवनिंग संजना। आवाज आ रही है मेरी साफ सबको? ठीक है जी। चलो, इतने बच्चे नहीं आते, इतने क्या कर लेते हैं, कल का रिवाइज कर लेते हैं। कल हमने क्या किया है। अ, 7 बच्चे आए हुए हैं अभी। चलो स्टार्ट करते हैं, है ना? सबसे पहले कल हमने क्या किया था? कल हमने हाँ जी, स्टार्ट करते हैं ना। स्क्रीन विजिबल है सबको? ठीक है। कल हमने क्या किया था? कल हमने सीखा था सेक्शन 14। ये बीएनएस है, बीएनएस 2023। ये हमने स्टार्ट की थी, इसका एक टॉपिक लिया था हमने कल। और कल जो टॉपिक हमने लिया था उसमें हमने पढ़ा था सेक्शन 14। सबको समझ आ गया? जो कल क्लास में थे सबके समझ आ गया होगा। उसमें इंग्लिश में है, लेकिन हिंदी में भी समझा रहा हूँ। इंग्लिश में पीडीएफ अभी इसलिए रखी हुई है, जो हिंदी वाले बच्चे हैं वो धीरे धीरे अपना इंग्लिश पे शिफ्ट हो जाए। क्लियर? आप कहोगे हिंदी में पीडीएफ दिखाओ, मैं हिंदी में भी दिखा दूंगा आपको। लेकिन अभी हमें शुरू में क्या ट्राई करना है कि हमें इंग्लिश की पीडीएफ देखनी है और हिंदी में समझना है। क्लियर? कल मैंने बेरेक्ट पढ़ने का आपको एक तरीका बताया था कि जहां जहां और है वहां पे गोले बनाओ। ठीक है जी। और इस लाइन, जे और वाली लाइन है आगे वाली, इसको आप कट कर लो। ठीक है। और उसके बाद हमने क्या बताया था कि इसके बाद आप इसकी इंटरप्रिटेशन करो 2 लाइनों की। जैसे बेरेक्ट की लैंग्वेज लगता है कि कई बार टफ है, लेकिन टफ नहीं है, लेकिन बस पढ़नी आनी चाहिए। जैसे इसमें कहा गया है नथिंग इज एन ऑफेंस विच इज डन बाय ए पर्सन हु इज। हमने और के बाद की सारी लाइन काट दी। फिर हम कॉमे के बाद आए, कॉमे के बाद आए बाउंड बाय लॉ टू डू इट। यानी कि वह चीज अपराध नहीं है जो ऐसे व्यक्ति के द्वारा करी जाए जो बाउंड है लॉ के द्वारा उसे करने के लिए। ठीक है जी। इस दूसरा हमने क्या लिया था? इसका एग्जाम्पल याद है सबको? जो कल की हमने क्लास ली थी उसमें हमने देखा था कि पुलिस ने, मतलब कोर्ट ने आदेश दिया, वारंट किया कि आप जो है अवनीश को पकड़ के लाओ। ठीक है। पुलिस गई और अवनीश को पकड़ के ले आई। ये क्या चीज है? ये आपकी पुलिस क्या है? बाउंड है लॉ के द्वारा यह कार्य करने के लिए। पुलिस बाउंड है कोर्ट का आदेश मानने के लिए। क्लियर? तो इसमें क्या था? पहला पॉइंट तो हमारा ये था, इसमें हमने 2 पॉइंट्स बनाए थे कि वह चीज अपराध नहीं है जिसे करने के लिए व्यक्ति लॉ के द्वारा बाउंड है। ठीक है। और दूसरा पॉइंट हमने ये समझा था इसमें, अब ये मिटा लेते हैं। अब यही देखते हैं, नथिंग इज एन ऑफेंस विच इज डन बाय ए पर्सन, है ना? अब हम इसे काट देते हैं। अब फिर से इसे देखते हैं, who by reason of a mistake of fact and not by reason of mistake of law in good faith believes himself to be bound by law। इसके अंदर हमने 2 चीजें पढ़ी थी, मिस्टेक ऑफ फैक्ट, मिस्टेक ऑफ लॉ। क्लियर? मिस्टेक ऑफ फैक्ट में हमने क्या पढ़ा था इसमें कि फैक्ट की जो गलती है वो माफी योग्य है, लेकिन कानून की गलती माफी योग्य नहीं है। सबको याद है? हमने इसमें एग्जाम्पल लिए थे आपके सामने कि पुलिस जो है किसे पकड़ने गई? पुलिस को वारंट दिया गया कि आप अवनीश को पकड़कर कोर्ट में लेकर आए। ठीक है। पुलिस,
एक व्यक्ति था मैदान के अंदर, उसने क्या किया हुआ था, आशीष, है ना। देखो दोबारा से ले लेते हैं, मैं बता देता हूँ। हमने कहा कोर्ट ने आदेश दिया, एनबीडब्ल्यू, कि आप किसे पकड़ के लाए, अवनीश। क्लियर। एक मैदान है, अवनीश एक प्लेयर है। जैसे मैंने एक एग्जांपल दिया था आपको कि अवनीश की जो टी शर्ट है उस पर अवनीश लिखा हुआ है। यहाँ पे लोग खेल रहे हैं, 10 बच्चे खेल रहे हैं। क्या होता है, आशीष की टी शर्ट फट जाती है, तो आशीष, अवनीश को बाहर जाना था, तो आशीष क्या करता है, एक दूसरा बच्चा है आशीष, वो अवनीश की टी शर्ट पहन लेता है। क्लियर। उसके बाद हमने क्या पढ़ा कि पुलिस आई, पुलिस ने देखा ये क्रिकेट खेल रहा है और इसने अवनीश की टी शर्ट पहनी हुई है, यही अवनीश है। पुलिस आशीष को अवनीश समझकर अरेस्ट कर लेती है, पुलिस स्टेशन ले जाती है। वहां पे जांच के बाद पता चलता है कि ये तो भैया आशीष है, अवनीश तो पहले ही चला गया था, इसने तो केवल अवनीश की टी शर्ट पहनी हुई थी। ठीक है जी। अब पुलिस कहती है कि आशीष जी आप जा सकते हो। आशीष कहता है कैसे चला जाऊं सर, मैं कैसे चला जाऊं, मेरा तो मैच लगा हुआ था वहां पे और आप सभी लोगों के सामने मुझे अरेस्ट करके ले आए, मेरी सबके सामने डिफेमेशन हो गई, है ना, मेरी मानहानि हो गई। सब सोच रहे होगे भाई कैसा बच्चा है, कैसा व्यक्ति है, इसे पुलिस क्यों अरेस्ट करके ले गई। मेरी तो हिम्मत भी नहीं है कि मैं अपने घर चला जाऊं, मेरी हिम्मत नहीं है। और आपने मुझे रोंगफुली कन्फाइनमेंट किया, जबकि मैंने कोई अपराध नहीं किया था। केवल आपने मुझे अवनीश की टी शर्ट पहनने पर मुझे गिरफ्तार करके मेरी मानहानि कर दी, मुझे कन्फाइनमेंट कर दिया। मैं तो भैया आपके खिलाफ केस करूंगा। क्लियर। याद है कल की क्लास में ये सब हुआ था। फिर हमने क्या कहा, फिर हम उसमें गए बीएनएस में, हमने देखा कि नथिंग इज एन ऑफेंस विच इज डन बाय ए पर्सन who by reason of mistake of fact and not by reason of mistake of law in good faith believes himself to be bound by law। यानी कि जो पुलिस कार्य कर रही थी उसे क्या हुआ, मिस्टेक ऑफ फैक्ट हुआ, है ना। फैक्ट क्या हुआ उसे, मिस्टेक, कि जो आशीष है वो अवनीश है, ये क्या है, मिस्टेक ऑफ फैक्ट, तो ये माफी योग्य है, तो पुलिस ने कोई अपराध नहीं किया। पॉइंट क्लियर। अब देखते हैं मिस्टेक ऑफ लॉ में क्या अंतर है। मिस्टेक ऑफ फैक्ट और मिस्टेक ऑफ लॉ में बार बार अंतर इसलिए बता रहा हूं क्योंकि मिस्टेक ऑफ फैक्ट और मिस्टेक ऑफ लॉ आपके हर हर जो है लगभग सभी डिफेंसेस में काम आएगा, है ना। बच्चे बार बार इसी में कंफ्यूज होते हैं कि मिस्टेक ऑफ फैक्ट और मिस्टेक ऑफ लॉ में अंतर कैसे स्पष्ट किया जाए। अब कल की क्लास फिर से देखते हैं हम पीडीएफ। कल हमने देखा कि कोर्ट ने आदेश दिया बीडब्ल्यू का, क्या आदेश दिया, बेलेबल वारंट, बीडब्ल्यू बोलते हैं बेलेबल वारंट। कोर्ट ने एक बेलेबल वारंट जारी किया अवनीश के लिए। बेलेबल वारंट के बारे में मैं कल बता चुका हूँ कैसा होता है, क्या क्या करना होता है। इसमें अरेस्ट नहीं होता, इसमें केवल साइन करा लिए जाते हैं कि आप पर्सनल बॉन्ड भर दो या फिर आप सिक्योरिटी के साथ बॉन्ड भर दो, जो कोर्ट में सबमिट हो जाएगा और आप इस डेट को कोर्ट में आ जाना। क्लियर। अब जानते हैं, अब कोर्ट ने क्या किया, पुलिस को क्या दिया, अवनीश को, मतलब अवनीश के खिलाफ बीडब्ल्यू दिया। ठीक है जी। अवनीश के खिलाफ क्या दिया, बीडब्ल्यू। अब पुलिस गई फिर से आशीष को उठा के ले आई, वही सेम मैटर है, आशीष ने अवनीश की टी शर्ट पहनी हुई है, तो पुलिस गई और आशीष को उठाकर ले आई। क्लियर हो गया। अब इसमें भी ऐसे ही हुआ, पुलिस कहती है आशीष को कि भैया आप जा सकते हो। अब मुझे ये बताओ, क्या पुलिस ने जो अपराध किया है ये माफी योग्य है, पुलिस इसका डिफेंस ले सकती है या पुलिस सस्पेंड हो सकती है अगर कार्रवाई की जाए। कल की क्लास जिन बच्चों ने ली थी एक बार मुझे आंसर दे दीजिए। नो डिफेंस, वंशिका का आंसर आ गया है, नो डिफेंस। बिल्कुल सही, क्योंकि यहाँ पर क्या हुआ है, नो डिफेंस, विशु का आंसर आ गया, लगभग नो डिफेंस, सबका आंसर आ गया। अब बात यही है कि ये क्या है, ये मिस्टेक ऑफ लॉ है, क्योंकि बेलेबल वारंट में किस तरीके से काम होता है, ये क्या है, लॉ,
ये लो की बात कर रहा है। अगर हम लो की गलती करेंगे तो वो माफी योग्य नहीं है। ठीक है, केवल कौन सी गलती माफी योग्य है? फैक्ट्स की। पॉइंट क्लियर हो गया ये? मैंने आपको आज की क्लास में सेक्शन 14 दोबारा से रिवाइज करा दिया है। अब हम सेक्शन नंबर 15 पे चलते हैं। इसका इसका छोटा सा एग्जांपल है, 1 मिनट। कल की क्लास में भी हमने एसपी साहब का आदेश लिया था कि एसपी साहब ने ऑर्डर दिया कि भाई मॉब पे गोलियां चलाओ, है ना। तो कांस्टेबल्स ने चला दी, और मैंने आपसे पूछा था कि जो कांस्टेबल्स हैं वो गिल्टी हो गए मर्डर्स के लिए या नहीं, या उन्हें डिफेंस मिल जाएगा। तो मैंने क्या कहा, इसमें क्या है, इन्होंने क्या करी है, मिस्टेक ऑफ लो। लो क्या, लो ये नहीं कहता कि आप अपने सुपीरियर की आदेश को बिल्कुल आंख मीच कर, है ना, और कान बंद कर कर, दिमाग बंद कर कर फॉलो करें। अगर एसपी साहब ये कह रहे हैं कि जनता पे गोली चलाए, तो आपको ध्यान रखना चाहिए कि क्या एसपी साहब ये अथोराइज करने के लिए पावरफुल हैं, और जो क्या हम हैं, हम ये मानने के लिए बाउंड हैं। ठीक है, मानते हैं शुरू में कि कांस्टेबल्स को कहा एसपी साहब ने कि फायर करो, लोग मर गए, कांस्टेबल ने फायर कर दी। ठीक है, अब कोर्ट क्या पूछेगी, क्या एसपी का हर आदेश मानने के लिए पुलिस कांस्टेबल लीगली बाउंड है? अगर आंसर हाँ है तो आपको छूट दे दी जाएगी, अगर आप कहोगे नहीं तो आप जेल जाओगे। किसी ने कहा हाँ, कांस्टेबल्स बोलेगे क्या, हाँ जी हम तो जो है बाउंड है, बड़े साहब है हमारे और सुपीरियर ऑफिसर है, तो हम बाउंड हैं आदेश मानने के लिए। क्लियर? फिर सेशन कोर्ट क्या पूछेगी आपसे, ये तो दूसरी पीडीएफ आ गई। और सेशन कोर्ट या कोर्ट आपसे पूछती है कि कल एसपी साहब आपको कहेंगे कि आप तीसरी मंजिल पे जाओ और छत से कूद जाओ, क्या करोगे जी? मानोगे? कल एसपी साहब आपको कहे अपने घर जाओ, है ना, और अपनी बीवी का गला दबा दो, मानोगे? अगर आंसर है नहीं तो जेल जाओगे भैया। पॉइंट क्लियर हुआ सबको कि मिस्टेक ऑफ लॉ जो है, मिस्टेक ऑफ लॉ के लिए कोई बाउंड, मतलब आप जो है गिल्टी हो जाओगे, मिस्टेक ऑफ लॉ का कोई डिफेंस नहीं है। क्लियर? अब हम आगे चलते हैं। एक इलस्ट्रेशन दिया हुआ है इसमें, देखो दो चीज होती है, तो एक तो होता है एग्जाम्पल, है ना, जो हम अपनी तरफ से बनाते हैं, जैसे मैंने बनाया एसपी साहब का, और जो बेयर एक्ट्स में दिए जाते हैं उनका नाम इलस्ट्रेशन के नाम से होता है। ये एग्जाम्पल टाइप के ही होते हैं, लेकिन ये क्या होते हैं, कई बार इलस्ट्रेशन आपकी इंटरप्रिटेशन को भी जताता है। कई बार कुछ एक्ट्स, मतलब कुछ सेक्शन ऐसे हो जाते हैं जो बिना इलस्ट्रेशन के अंदर कुछ चीजें ज्यादा ऐड करी जाती है, जिससे सेक्शन नंबर समझने में हेल्प मिल जाती है। क्लियर? एक बार इलस्ट्रेशन समझ लेते हैं। ए एक सोल्जर है, वो किस पे, यही एग्जांपल है लगभग, अपने सुपीरियर ऑफिसर के कहने पर मॉब, मतलब कि लोगों के जमाव पर क्या कर देता है, फायर कर देता है, इन कन्फर्मिटी विद द कमांड्स ऑफ द लॉ, ए हैज कमिटेड नो ऑफेंस। ठीक है जी। अब आप सोचोगे सर ने तो हमें उल्टा पढ़ा दिया। ठीक है, पहला इलस्ट्रेशन पढ़ा, ये कह रहा है कि एक सोल्जर ने अपने सुपीरियर ऑफिसर के कहने पर क्या किया, मॉब पर फायरिंग कर दी, इन कंफर्मिटी विद द कमांड्स ऑफ द लॉ, ए हैज कमिटेड नो ऑफेंस। ठीक है, ये इलस्ट्रेशन वो इलस्ट्रेशन में क्या अंतर है, ये शब्द साफ दिया गया है, इन कंफर्मिटी विद द कमांड ऑफ द लॉ। सोल्जर, सोल्जर कौन है, आर्मी में है। ठीक है, यहाँ पुलिस की बात नहीं हो रही है। सोल्जर का आदेश आता है अपने हाई सुपीरियर ऑफिसर से कि आप फायरिंग करें। ठीक है, मतलब जो भी उन्हें आदेश दिया गया है, उनके अंदर जो लॉ है, जो आर्मी एक्ट है, किसी एक्ट में क्या कहा गया है कि सुपीरियर ऑफिसर का कमांड मानने के लिए जो है, जो निचली जो सोल्जर है वे बाउंड है लॉ के द्वारा। तो अगर वे कंफर्मिटी है लॉ की उन्हें, तो वे नो ऑफेंस हो गए। लेकिन अगर कंफर्मिटी नहीं है लॉ की, लॉ में ऐसा नहीं कहा गया है कि सुपीरियर ऑफिसर की कमांड मानने के लिए आप बाउंड हैं, तो भैया जेल जाओगे। क्लियर? चलो जी, अगला पॉइंट यही है, एक ऑफिसर ऑफ ए कोर्ट बीइंग ऑर्डर्ड बाय दैट कोर्ट टू अरेस्ट वाई को अरेस्ट करना था, और आफ्टर ड्यू इंक्वायरी बिलीव जेड जो है वाई है, अरेस्ट कर लेते हैं जेड को। जो इलस्ट्रेशन में आपको समझा चुका हूँ, अवनीश आशीष का नाम लेकर, यहाँ पे किसके नाम से है, वाई और जेड। क्लियर? अब सेक्शन नंबर 15 पढ़ते हैं।
सेक्शन नंबर 15 ये है एक्ट ऑफ जज व्हेन एक्टिंग जुडिशली। जो सेक्शन नंबर 15 है वो स्पेशली किसे बचाता है? जज को। क्लियर? ये किसके लिए दिया गया है? जज के लिए। ये क्या कहता है? नथिंग इज एन ऑफेंस विच इज डन बाय ए जज। किसे बचा रहा है? जज को। जो जज के द्वारा किया जाता है व्हेन एक्टिंग जुडिशली, मतलब ऐसा नहीं कि जज साहब जो है अपना रास्ते में घूम रहे हैं, रास्ते में घूमते हुए कुछ ही कर दे, है ना। कब? जब वे कैसा एक्ट कर रहे हैं? जुडिशली, यानी कि कोर्ट के अंदर बैठे हुए हैं या फिर कोर्ट का कोई कार्य कर रहे हैं, जुडिशली कोई कार्य कर रहे हैं। इन द एक्सरसाइज ऑफ एनी पावर विच इज, और फिर से ये और आ गया, ठीक है जी, विच इज गिवन टू हिम बाय लॉ। मैंने क्या कहा था? जहां पे और आ जाए एक बार ये गायब करते हैं और इसके दो पॉइंट बनाते हैं। पहला क्या? जो जज साहब हैं वे अगर कोई जुडिशियली कार्य कर रहे हैं और विच इज गिवन टू हिम बाय लॉ, वह कार्य लॉ ने उन्हें दिया है, तो वे उस कार्य करते हुए कुछ भी करे वो ऑफेंस नहीं होगा। क्लियर? और दूसरा पॉइंट क्या है आपका? विच इन गुड फेथ ही बिलीव्स टू बी गिवन टू हिम बाय लॉ। इसका अर्थ ये है कि जज साहब को एक एक्स्ट्रा छूट दी गई है अदर डिफेंसेस के अलावा। मतलब जैसे अदर डिफेंसेस है उनमें आपको मिस्टेक ऑफ लॉ की क्या कहा गया था? कोई डिफेंस नहीं है, लेकिन सेक्शन नंबर 15 में इस चीज को साइलेंट रखा हुआ है। देखो अभी समझ में आएगा आपके। यहाँ पे ये लाइन नहीं लिखी गई है, इन्होंने कहा विच इन गुड फेथ ही बिलीव्स टू बी गिवन बाय लॉ। जज साहब ये सोचते हैं मतलब कि उन्हें ये शक हो जाता है। एक एग्जांपल लेते हैं। कोर्ट चल रही है, कोर्ट में एक अपराधी आया। अपराधी क्या करता है कि झूठ बोल रहा होता है कोर्ट के अंदर। क्लियर? अपराधी कोर्ट के अंदर झूठ बोल रहा होता है और जो है जज साहब कहते हैं अच्छा कोर्ट में झूठ बोलता है, चल मुर्गा बन जा। क्लियर? ये कहते हैं चल मुर्गा बन जा भाई, वो मुर्गा बन जाता है भरी कोर्ट के अंदर। ठीक है? तो अब एलएलबी, जो एलएलबी मूवी आपने देखी होगी उसमें तो ऐसा हो जाता है, लेकिन वो मुर्गा भी बन जाता है। अब मुझे ये बताओ जो जज साहब हैं वो उसकी डिफेमेशन के लिए गिल्टी हो गए या नहीं? आंसर प्लीज। क्वेश्चन समझ में आ गया मेरा? रिपीट सर। ठीक है, मैं ये कह रहा हूँ कि एक कोर्ट के अंदर एक व्यक्ति आता है, गवाही दे रहा होता है। वकील साहब कहते हैं सर ये झूठ बोल रहा है। चिनू आपका माइक ऑन है, एक बार ऑफ कर लीजिए इसे। ठीक है, दोबारा सुनिए। कोर्ट चल रही होती है, एक गवाह आता है गवाही देने के लिए। वकील साहब कहते हैं सर ये जो गवाह है ये झूठ बोल रहा है। जज साहब क्या करते हैं? अच्छा कोर्ट में झूठ बोलता है, पता है कोर्ट में झूठ बोलने का अंजाम क्या होता है? चल मुर्गा बन जा। क्लियर? अब मैं ये कह रहा हूँ कि उस व्यक्ति को मुर्गा बना दिया गया कोर्ट के अंदर, क्या वो जज साहब पे कोई कार्रवाई कर सकता है? क्या जज साहब का उसे ये ऑर्डर देने का अधिकार था? कर सकता है, अगर बंसी का कह रही है कर सकता है। ठीक है, अब इसमें एक ट्विस्ट है। जज को मैंने कहा डिफेंस में ज्यादा पावर दी गई है क्योंकि जुडिशरी ज्यादा जो है ट्रीट करती है रोज का, जो है अगर जज भी इंसान है तो जो व्यक्ति नॉर्मली जो है रोज लगभग 100 केसेस देख रहा है वो किसी न किसी केसेस में गलती भी कर सकता है। एज ए ह्यूमन माइंड, ह्यूमन है वो भी, लोगों के नेचर को देख के गलती कर सकता है। कोर्ट के अंदर बैठे हुए किसी को अशब्द भी बोल सकता है। जैसे आपने अक्सर देखा होगा जज साहब जो है थोड़ा सा गुस्सा हो जाते हैं, है ना। तो हो जाता है कि भाई मुंह से कुछ गलत शब्द निकल जाए, हर हर वकील जो है उसे डिफेमेशन लेके बैठ जाए। तो इन्होंने कहा है कि नथिंग इज एन ऑफेंस विच इज डन बाय ए जज व्हेन एक्टिंग जुडिशली इन द एक्सरसाइज ऑफ एनी पावर विच इन गुड फेथ ही बिलीव्स टू बी गिवन बाय लॉ। तो
उन्होंने अगर ये कह दे कि भाई सर मुझे विश्वास था कि लॉ के अंदर मुझे पावर दी गई है कि मैं किसी को मुर्गा बना सकता हूँ, तो इसी वजह से मैंने जो है गुड फेथ में, क्यों गुड फेथ में सर, मैंने जोली एलएलबी मूवी देखी थी, उसमें मैंने अपने एक सीनियर जज से पूछा था कि ऐसा कर सकते हैं, उन्होंने कहा था हाँ कर सकते हैं, तो उन्होंने कहा था सर इसलिए मैंने मान लिया। अब जज साहब को मिस्टेक ऑफ लॉ का भी यहाँ पे फायदा मिल रहा है। लॉ में कुछ भी हो, अगर उन्हें गुड फेथ में ये बिलीफ है कि वे ऐसा कर सकते हैं, उन्हें ऐसी पावर दी गई है, तो इनके लिए मिस्टेक ऑफ लॉ और मिस्टेक ऑफ फैक्ट के बारे में कोई जिक्र नहीं किया गया है। ये पॉइंट आपको कोई नहीं बताएगा, ये मेरी ही जो है मतलब इंटरप्रिटेशन है। सबकी इंटरप्रिटेशन अलग हो सकती है। मैंने कहा है कि हाई कोर्ट्स अलग सोचता है, उसके बाद सब सोचते हैं हाई कोर्ट्स बड़ा कोर्ट हो गया, तो जो है सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट की रूलिंग, हाई कोर्ट की थिंकिंग को बदल देता है। ये जो लॉ है ये इंटरप्रिटेशन का ही खेल है, राइट। तो इंटरप्रिटेशन सबकी अलग हो सकती है, लेकिन इस डेफिनेशन के अंदर साफ साफ ये दिखाई दे रहा है कि कहीं पे गुड फेथ के साथ ये नहीं कहा गया है, जैसे यहाँ पे मिस्टेक ऑफ फैक्ट, मिस्टेक ऑफ लॉ जबरदस्ती मेंशन किया गया है। और भी सेक्शन आप देख सकते हैं, यहाँ पे सेक्शन 17 देखिए, इसके अंदर भी नॉट बाय मिस्टेक ऑफ लॉ, मिस्टेक ऑफ फैक्ट दिया गया है, राइट। और भी देख लेते हैं। यानी कि मतलब बात यह है कि हर सेक्शन के अंदर लगभग ये इंटेंशन दी गई है कि लॉ की जो एक्सक्यूज है वो नहीं माना जाएगा, फैक्ट का माना जाएगा। लेकिन जज साहब के केस में क्या हो रहा है, जज साहब के केस में ये चीज साइलेंट है, केवल ये कह रहे हैं कि जज साहब को जो लॉ ने पावर दी है उसके लिए तो कोई बात ही नहीं है, उसमें तो वे ऑफेंस के लिए गिल्टी हो गई नहीं। अगर वे किसी को डेथ पेनल्टी दे रहे हैं, लॉ ने उन्हें जो है अथॉरिटी दी है कि आप ऐसा कर सकते हैं, आप गिल्टी नहीं होगी। अब सीजीएम क्या करते हैं, सीजीएम साहब 7 साल तक की सजा दे सकते हैं। सीजीएम साहब गलती से 8 साल की सजा दे सकते हैं किसी व्यक्ति को, ठीक है जी। अब लॉ ने तो उन्हें कहा नहीं है, ठीक है, लेकिन वे गुड फेथ में अगर ये प्रूफ कर दें कि सर गुड फेथ में मुझे लगा कि लॉ ने मुझे प्रोवाइड किया 8 साल की पावर, और सीजीएम साहब से गुड फेथ में पूछा जाए कि ऐसे क्या रीजंस रहे कि आपको लगा सद्भाव पूर्वक कि आप दे सकते हैं। सीजीएम साहब कह रहे हैं सर मैंने एक जजमेंट पढ़ी थी और उस जजमेंट में 8 years लिखा हुआ था कि अब बढ़ गई है। वो जजमेंट्स देखा, उनका जजमेंट देखने में पता चला कि वो एक फ्रॉड हुआ है और वो गलत तरीके से स्प्रेड हो गया, या कोई जजमेंट जो है मिसप्रिंट होकर 7 की जगह 8 लिखकर मिसप्रिंट हो गया था, जिसकी वजह से सीजीएम साहब को अपनी पनिशमेंट कितनी दे सकते हैं उसका भ्रम हो गया। तो गुड फेथ में उन्होंने 7 साल की जगह, जबकि वे 7 साल तक की ही सजा दे सकते हैं, उन्होंने 8 साल की सजा दे दी, तो यह कोई क्राइम नहीं हो गया, उन्हें डिफेंस मिल जाएगा। क्लियर? यानी कि जज साहब को थोड़ी सी एक्स्ट्रा पावर दी गई है। क्लियर? अब आगे चलते हैं। सेक्शन 16, एक्ट डन परसुएंट टू द जजमेंट और ऑर्डर ऑफ कोर्ट। अब ये देखो, ये जो पावर दी गई है केवल जज साहब को दी गई है। जो व्यक्ति जज साहब के हर ऑर्डर को मान रहा है या हर जजमेंट का पालन कर रहा है, उसे डिफेंस मिलेगा या नहीं मिलेगा, ये देख लेते हैं एक बार। Nothing which is done in pursuance of or which is warranted by the judgment or order of a court, if done while such judgment or order remains in force, is an offense. Notwithstanding the court may have, पहले तो ये देखते हैं, ये कह रहे हैं कोई एक शब्द, देखो ये इंटरप्रिटेशन का शब्द है नॉट विद स्टैंडिंग। इसका मतलब होता है किसी बात के होते हुए भी, मतलब कि कहीं कुछ भी लिखा हुआ हो, कुछ भी हो रहा हो, ये प्रिवेल करेगा। जहां नॉट विद स्टैंडिंग लिखा आता है इसका मतलब है ये चीज प्रिवेल करेगी। ये कह रहा है नथिंग विच इज डन इन परसुएंस ऑफ, मतलब कि उनके कहने पर, विच इज वारंटेड बाय द जजमेंट और ऑर्डर ऑफ ए कोर्ट, कोई कोर्ट का ऑर्डर या जजमेंट हुआ, इफ डन वाइल सच जजमेंट और ऑर्डर रिमेन्स इन फोर्स, और जो वो ऑर्डर है वो फोर्स में है। जैसे कोई ऑर्डर हुआ और आप तुरंत हाई कोर्ट चले गए और हाई कोर्ट ने उस ऑर्डर पर क्या लगा दिया, स्टे, तो आप क्या कहोगे, वो फोर्स में है? नहीं, है ना। फोर्स में वही ऑर्डर है जो अब तक कैंसिल नहीं हुआ है, किसी हायर अथॉरिटी ने उसे कैंसिल नहीं किया है, या स्वयं उसी कोर्ट ने उसे रोका नहीं है कि इसे रोक देते हैं, या फिर वो टेम्पररी इंजंक्शन है उसे जो है कैंसिल नहीं किया है। जिसके बारे में एक बार ऑर्डर हो गया और उसे किसी ने ब्रेक नहीं किया,
किसी ने रोका नहीं, तो वो ऑर्डर क्या है, रिमेन्स इन फोर्स। ठीक है, नथिंग विच इज डन इन परसुएंस ऑफ और विच इज वारंटेड बाय द जजमेंट और ऑर्डर, वो चाहे जजमेंट से हो या ऑर्डर से हो। जजमेंट ऑर्डर में कुछ अंतर होता है, जजमेंट आखिरी में आता है, रीजन होते हैं। ऑर्डर्स कोर्ट जब प्रोसीडिंग्स होती है डेली बेसिस पे भी होते हैं, छोटे छोटे ऑर्डर, मतलब बीच बीच में ऑर्डर देने पड़ते हैं। क्लियर। अब आपका क्या है, नोट विद स्टैंडिंग द कोर्ट में हैव नो जुरिडिक्शन टू पास सच ऑर्डर। इन्होंने कहा चाहे वो ऑर्डर पास करने की उस न्यायालय के पास जुरिस्डिक्शन हो या ना हो। क्लियर। क्या कह रहे हैं, चाहे कोर्ट के पास ऐसा ऑर्डर पास करने की जुरिस्डिक्शन हो या ना हो। कितनी बड़ी बात कह रहे हैं ये, कि कोई व्यक्ति जज के ऑर्डर या जजमेंट पे काम कर रहा है, और जिस जज ने वो ऑर्डर दिया है उस जज को चाहे उस ऑर्डर पास करने की जुरिस्डिक्शन हो या ना हो। जैसे मैंने कहा कि सीजीएम साहब ने, एक एग्जांपल लेके चलते हैं, देखो ये जो लॉ समझ में आएगा ना, बिना एग्जांपल्स के आपके लॉ समझ नहीं आएगा। हमें सिचुएशंस ऐसी क्रिएट करनी पड़ेगी कि अपने माइंड में सिचुएशंस बनानी पड़ेगी। एक बार देखते हैं, अब ये देखिए, ठीक है, सीजीएम, जब जब आप बीएनएसएस पढ़ोगे बीच में, तब आपको पता चलेगा कौन सी कोर्ट कितनी मैक्सिमम पनिशमेंट दे सकती है। एक सीजीएम कोर्ट है, सीजीएम कोर्ट 7 साल तक की पनिशमेंट दे सकती है। ठीक है जी। सीजीएम कोर्ट क्या करते हैं, एक व्यक्ति है, बहुत सारे क्राइम किए हुए हैं और जो है उल्टा भी बोल रहा है, कैसे भी कर रहा है, उसे वे डेथ पेनल्टी दे देते हैं। डेथ पेनल्टी देने का जो पावर है वो सेशन कोर्ट के पास है और हाई कोर्ट के पास है, और सेशन कोर्ट के आदेश को भी हाई कोर्ट में कंफर्म कराना पड़ता है। क्लियर। लेकिन सीजीएम साहब गलती कर रहे हैं, जानबूझ के कर रहे हैं, ये चीज तो आपको जो है, सीजीएम साहब को आर्टिकल 15 का डिफेंस मिलेगा नहीं मिलेगा ये अलग बात है। इस समय हम सीजीएम की बात नहीं कर उस व्यक्ति की बात कर रहे हैं जो सीजीएम का आदेश मानेगा। ठीक है, सीजीएम साहब ने डेथ पेनल्टी दे दी, ये वारंट जो डेथ पेनल्टी का है ये चला जाता है हैंगर के पास, जो है जल्लाद होता है जो हैंग करेगा व्यक्ति को। डेथ पेनल्टी की तारीख अगले दिन की रखी जाती है, वो व्यक्ति अगले ही दिन कोर्ट के आदेश को देखकर उस व्यक्ति को फांसी दे देता है। अब मैं ये जानना चाहूंगा, जिस व्यक्ति ने इस व्यक्ति को कोर्ट के आदेश पर फांसी दे दी, ये गिल्टी होगा मर्डर के लिए या नहीं? क्वेश्चन क्लियर है मेरा? बहुत आराम से मैंने बताया। मैं जानना चाहता हूँ, जिस व्यक्ति ने हैंग किया है, जिस व्यक्ति ने, जो जल्लाद कहा जाता है, मतलब वंशिका का आंसर आया नहीं, नॉट गिल्टी, खुशी का आंसर आया नॉट गिल्टी। अब देखिए ध्यान से, अब यही इंटरप्रिटेशन है कि हमें पूरा सेक्शन पूरा पढ़ना है। पूरा जैसे पढ़ोगे आपके जो है 2 डाउट आएंगे। पहला, क्या ये जानता था कि ये ऑर्डर गलत है? ये रोज जो है लोगों को जो है, मतलब इसका रोज का काम है लोगों को हैंग करना। क्या ये व्यक्ति जानता था कि सीजीएम डेथ पेनल्टी का आदेश नहीं दे सकता? समझ आई मेरी बात, मैं क्या कह रहा हूं? अगर ये व्यक्ति, इसका आंसर है हाँ, ये व्यक्ति जानता था कि सीजीएम ऐसा आदेश पारित नहीं कर सकता। क्यों? जो ये व्यक्ति है ना, एलएलबी भी है, ये गोल्ड मेडलिस्ट, पता नहीं किस तरीके से जो है ये इस कार्य में आ गया, लेकिन ये नॉलेजवान पर्सन है। बार बार सेमिनार्स वर्कशॉप होती रहती है जिसके अंदर बताया जाता है कि अगर सेशन कोर्ट का आदेश भी आ जाए तो वो कंफर्म हो कि अगर हाई कोर्ट से ना आए तो जो है डेथ पेनल्टी मान्य नहीं होती। सीजीएम केवल 7 साल तक की सजा देता है, यानी कि अगर ये व्यक्ति जानता है कि जो कोर्ट का आदेश है ये गलत है, जो कोर्ट का जो आदेश है वो जुरिस्डिक्शन के खिलाफ है, और ये फिर भी जो है कि यार सीजीएम गुस्सा हो जाएगा, कोर्ट का आदेश है, हमें क्या है, साहब ने आदेश दिया, साहब खुद भुगते कि मेरा कोई मैटर नहीं है,
मैंने कहा सीजम तो जो है सेक्शन 15 में देखेंगे हम कि गिल्टी है नहीं है। यहाँ पे क्या है, अगर इसने इसे हैंग कर दिया तो भाई साहब ये गिल्टी हो गए। अब मैंने बात कही, मैं हमेशा कहता हूँ, आज भी मैंने बच्चों को क्लास में गई थी कि किसी भी बात पर लोअर कोर्ट भी गलती करते हैं, सीनियर्स भी गलती करते हैं, हाई कोर्ट भी गलती करते हैं, इवन कुछ मैटर्स में सुप्रीम कोर्ट भी गलती करते हैं, और वे अपने ही फैसले को अपने दूसरे फैसले में बदल देते हैं, है ना। इंसान है, सब गलती करते हैं। तो हमें क्या करना है, हमें चेक करना है अपने बेयर एक्ट को कि जो बात सर ने पढ़ाई है या हमने पढ़ी है उसे चेक करना है ये ठीक है या नहीं। तो चलते हैं फिर से, देखो इन्होंने क्या कहा है। Nothing which is done in pursuance of or which is warranted by the judgment or order of a court, if done while such judgment or order remains in force, is an offence. Notwithstanding, the court may have no jurisdiction to pass such judgment or order, provided that, इसका मतलब होता है परंतु। जहां पे भी आपको लॉ में मिल जाए प्रोवाइडेड, हिंदी में मिल जाए परंतु, इसे बोलते हैं परंतु क्लोज। परंतु मतलब इसे जोड़ दिया जाता है, परंतु the person doing the act in good faith believes that the court had such jurisdiction। ये कह रहा है, जोर देकर ये बात कह रहा है, जो व्यक्ति ये काम कर रहा है उसे सद्भाव पूर्वक यानी कि गुड फेथ में ये विश्वास होना चाहिए कि कोर्ट के पास जुरिस्डिक्शन थी, तब मिलेगा भैया डिफेंस। समझ में आया? लिखी हुई बात मैंने कही है, कोर्ट का आदेश, मैंने क्या कहा है, कोर्ट का क्या है, ऑर्डर। ये ऑर्डर क्या है, कोर्ट के पास वो पावर नहीं है ना, अल्ट्रा वायरस, अल्ट्रा वायरस, ठीक है। कोर्ट का आदेश आया, अब जो व्यक्ति इस आदेश को पालन कर रहा है, अगर उसे नॉलेज है कि ये आदेश तो गलत है जी, रोंग आदेश, ठीक है, तो भैया गिल्टी होगा। लेकिन अगर इसे लगता है कि यार कोर्ट का आदेश है, हम तो कोर्ट का आदेश मान रहे हैं, हम तो कांस्टेबल रैंक के अधिकारी हैं, हमें नहीं इतना बीएनएसएस पढ़ाया जाता है, हमें इतना ज्ञान नहीं, हमें तो लगा कोर्ट जो आदेश करेगा, कोर्ट का आदेश है, सही है, गुड फेथ में जो है हम मानते आए हैं, तो नॉट गिल्टी। यानी कि इसके अंदर प्लस में एक चीज और होनी चाहिए, कोर्ट के आदेश के साथ जो पर्सन है वो गुड फेथ में उसे ये हो कि वो बाउंड है ना, कि वो ये समझता है कोर्ट है जुरिस्डिक्शन, कोर्ट है पावर। पॉइंट समझ में आ गया मेरा? अगर नहीं समझ में आया मैं दोबारा बताऊंगा, लेकिन धीरे ही पढ़ा रहा हूं मैं, कोर्स खत्म करना है हमें, तो थोड़ा तो तेज करना ही पड़ेगा हमें, है ना। लेकिन फिर भी अगर डाउट है तो एक बार पूछ लीजिए, कोई तो बच्चा होगा जिसके समझ नहीं आया ये, सबके समझ आ गया, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, बहुत अच्छे। आगे जब हम दोबारा से रिवीजन क्लासेस में करेंगे ना, तो डाउट्स अभी नहीं डाउट आए हैं, बाद में डाउट आएंगे, लेकिन जिस तरीके से हम ये एग्जाम्पल लेके चल रहे हैं तो डाउट आने की संभावना कम है। हमने साफ कह दिया है कि छूट तभी मिलेगी जज साहब को छोड़कर, अगर जज का भी ऑर्डर आया है। सुपीरियर ऑफिसर हमने देख लिया, सुपीरियर ऑफिसर की हर बात ब्लाइंडली मानने के लिए जैसे हम बाउंड नहीं है, ऐसे ही कोर्ट के किसी भी आदेश को, किसी भी जजमेंट को अगर हमें पता है ये गलत है तो हम मानने के लिए बाउंड नहीं है। हमें कंटेम्प्ट हो सकता है, कोर्ट ये कह दे कंटेम्प्ट है, अरेस्ट करा ले, लेकिन बाद में जाके हमें अथॉरिटी से इसकी मदद मिल जाएगी। क्लियर? हमारे पॉइंट बिल्कुल समझ में आ गया है। नथिंग किसी का माइक ओपन हुआ था। पॉइंट क्लियर हो गया ये आपको सभी को? चलो जी, अब देखो एक, चलो ये पहले डिस्कस करता हूँ फिर बताता हूँ, है ना। सेक्शन नंबर 17, एक्ट डन बाय ए पर्सन जस्टिफाइड और बाय मिस्टेक ऑफ फैक्ट बिलीविंग हिमसेल्फ जस्टिफाइड बाय लॉ, ठीक है। नथिंग इज एन ऑफेंस विच इज डन बाय ए पर्सन हु इज जस्टिफाइड बाय लॉ और बाय रीजन ऑफ मिस्टेक ऑफ फैक्ट एंड नॉट बाय मिस्टेक ऑफ लॉ, है ना। बार बार एक ही लाइन रिपीट होती है कि मिस्टेक ऑफ फैक्ट होना चाहिए, मिस्टेक ऑफ लॉ पे हम नहीं छोड़ेंगे। ये लाइन केवल जज वाले पॉइंट पे ना आकर सभी पॉइंट में आ जाती है लगभग।
believes himself to be justified by law in doing it। ये आएगा आपका एग्जाम्पल से, यानी कि जस्टिफिकेशन, कि अगर आपके पास जस्टिफिकेशन है तो आप जो है वो ऑफेंस नहीं कर रहे हो। जैसे एक एग्जाम्पल है, अब ये देखिए ए और बी, ए और बी आपस में लड़ रहे हैं, ठीक है। क्या होता है, जो ए है, ए ये है आपका मर्डरर, ये बी को मारने के लिए आता है, इनकी हाथापाई चल रही है बहुत बढ़िया, अभी तक तो ए बी को मार रहा है लगातार, ठीक है। बी को ये है कि ए बी को मारेगा ही मारेगा। अब क्या होता है, लड़ाई चल रही है, लड़ाई चल रही है, लड़ाई चल रही है, अब तक तो बी पिट रहा है। एकदम क्या होता है, एक सिचुएशन आ जाती है जहां पर बी हावी हो जाता है ए पर, ठीक है जी। और अपने प्राइवेट डिफेंस के लिए, अपने आप को बचाने के लिए बी ए पर हमला करने वाला होता है, बी ए को मारने वाला होता है। इसने बी के हाथ में गन आ गई, अब तक तो ए के हाथ में गन थी, लड़ाई चल रही है, झपटा झपटी चल रही है, ये मारने की कोशिश कर रहा है। इमेज बनाइए अपने माइंड में, पिक्चरों की तरह। होता क्या है, ऐसी सिचुएशन आ गई कि गन रोड पे गिर गई, एकदम धक्का मुक्की से एक दूसरे के इधर उधर गए, और अब बी ने एकदम गन उठा ली, गन को क्या किया, बी ने उठा लिया, ठीक है। वो मारेगा नहीं मारेगा अलग बात है, गन उठा ली। अब जब बी ने गन उठाई, उसी समय सी ने देखा, सी एक व्यक्ति वहां रास्ते से गुजर रहा था, उसने एकदम देखा कि भैया बी ने गन उठा ली और बी ए को मारने वाला है, ठीक है। तो इस व्यक्ति को बचाने के लिए क्या करना पड़ेगा, एकदम उसे देखा वो होपलेस हो गया, रही हो तो ए को मारने वाला है, ए को मारने वाला है, तो वो क्या करता है, डंडा उठाता है और तुरंत जो है बी के सिर में मार देता है। पॉइंट समझ में आया। सी ने देखा बी के हाथ में तो गन है भैया, ठीक है जी, गन बना लेते हैं याद करने के लिए, जैसे भी बनेगी, ठीक है जी। यहाँ पे ए खड़ा हुआ है, सी आया और सी ने जो है इसके सिर पे एक डंडा मारा जोरदार, भैया जो है बी बेहोश हो गया, ए जो है थैंक यू बोलता है, गन लेता है और बी, और जो है बी को गोली मार देता है। कैसी लगी स्टोरी? अब मुझे ये बताओ, बी ने क्या अपराध किया है और ए ने क्या अपराध किया है, नहीं सॉरी, सी ने क्या अपराध किया है, बी तो मर गया, और ए ने क्या अपराध किया है आंसर कोई? कोशिश कीजिए आंसर देने की, तभी समझ में आएगा डिफेंसेस का खेल। फिर इसके बाद डिफेंसेस के बारे में एक मेजर चीज बताता हूँ, जो लोगों के अंदर भ्रम होता है कि डिफेंसेस है तो अपराध नहीं किया है तो ट्रायल नहीं चलेगा, को पुलिस का कोई सी मिस्टेक ऑफ फैक्ट का डिफेंस लेगा, ठीक है, और ए पर मर्डर का चार्ज बनेगा, बिल्कुल सही, वंशी का बिल्कुल सही बता रही है। यहाँ पर सी ने क्या किया है, जो डंडा मारा है वो मिस्टेक ऑफ फैक्ट में मारा है, ठीक है। यानी कि जो सी का एक्ट है वो जस्टिफाइड है, कि सर मैंने तभी देखा इसके हाथ में गन थी, मैंने तो ए को बचाने के लिए बी के सिर पर डंडा मारा, और उसके बाद बी, ए ने क्या किया, बी के हाथ से गन ली डंडा लगने के बाद और बी को शूट कर दिया। मेरा इस मर्डर में कोई मतलब वास्ता नहीं है, बार बार कह रहा है, चिल्ला के कह रहा है, मेरा सी के साथ कोई मतलब वास्ता नहीं है, मैं नहीं जानता। क्लियर हुआ पॉइंट? अब तो यानी कि सी को डिफेंस मिलेगा, सी ने कोई अपराध नहीं किया है और ए गिल्टी होगा मर्डर के लिए। अब चलते हैं रियलिटी पे, हर सेक्शन का एक रियलिटी चेक ले लेते हैं, प्रैक्टिकल एक्सपेक्ट ले लेते हैं। क्या सी सी ने मतलब अपने ऊपर कोई मुसीबत नहीं मोल ली? अब देखो देखो मैं बताता हूँ क्या है, आपके लिए पहले से डाउनलोड करके रखा हुआ है मैंने। ये सारी पीडीएफ आपको, जैसे आज की जो क्लास की पीडीएफ होगी वे आपको ऐप में मिल जाएगी, है ना। इसके अंदर जो आपका कोर्स है उसके अंदर आपको सारी क्लास 1 क्लास 2 क्लास 3 उस सब की पीडीएफ अलग अलग आपको मिल जाएगी। अब देखो क्या है, बीएससी का एक्ट पढ़ते हैं, और बीएससी में जो आपका होता है सेक्शन नंबर 108,
आ गया। हम क्या पढ़ रहे हैं इस टाइम? एक्सेप्शंस। देखो सेक्शन 108 क्या कहता है? सेक्शन 108 कहता है व्हेन ए पर्सन इज एक्यूज्ड ऑफ एनी ऑफेंस, जब कोई पर्सन किसी ऑफेंस का एक्यूज्ड है, द बर्डन ऑफ प्रूविंग द एग्जिस्टेंस ऑफ सर्कमस्टेंसेस ब्रिंगिंग द केस विद इन एनी ऑफ द एक्सेप्शंस, जनरल एक्सेप्शंस जो हम पढ़ रहे हैं इन द भारतीय न्याय संहिता, ये तो पढ़ रहे हैं हम, और विद इन एनी स्पेशल एक्सेप्शन, जो किसी स्पेशल एक्सेप्शन हो, है ना, और प्रोवाइजो कंटेंट इन एनी पार्ट ऑफ द सेट संहिता। ये बताऊंगा मैं प्रोविजन क्या होते हैं, कि प्रोवाइजो क्या होते हैं, जैसे मर्डर्स के अंदर अलग प्रोवाइजो दिए गए हैं, है ना, और इन एनी डिफेंस डिफाइनिंग द ऑफेंस, कहीं भी, मतलब कहीं भी अगर कुछ भी हो तो बर्डन ऑफ प्रूफ किस पे रहेगा? Accused पर। When a person is accused of an offense, the burden of proving the existence of circumstances bringing the case within any of the general exceptions in the Bharatiya Nyaya Samhita or within any special exceptions or proviso contained in any other part of the Samhita or in any law defining the offense upon him, क्या है? अपॉन हिम किस पर? एक्यूज्ड। किसकी बात कर रहा है? ये प्रूफ एक्यूज्ड को ही करना पड़ेगा, है ना। और देखो क्या सबसे खतरनाक चीज, देखो क्या है सबसे खतरनाक चीज, जो एक्ट सी ने किया है, सी ने जो एक्ट किया है, यानी कि जो दूसरे की उसमें टांग अड़ाई है, उसे इस चीज की कितनी बड़ी सजा मिलेगी वो आप ये देखे। और कोर्ट सेल प्रिज्यूम, ऐसा नहीं है कोर्ट ये मान लेगा हाँ बात तो सही है, मतलब कोर्ट पर्सनली मान सकता है ये बात कि हाँ बात तो सही है, सी का क्या मतलब, सी अच्छा आदमी मैं जानता हूँ पर्सनली, लेकिन कोर्ट को ये मानना ही पड़ेगा अब्सेंस में, एंड द कोर्ट शैल प्रिज्यूम द अब्सेंस ऑफ सच सर्कमस्टेंसेस। कोर्ट इस जो हमें ऊपर चीज बताई गई है इस एक्सेप्शंस का मान के चलेगा, इसका अब्सेंस ऐसा नहीं है, सी ने उसे मारा है, सी ने उसका मर्डर कराया है, सी जो है ए के साथ मिला हुआ है, ये कोर्ट मान के चलेगा। सी को ये प्रूफ करना पड़ेगा नहीं साहब मैंने नहीं मारा, मेरा कोई मतलब वास्ता नहीं था, देखो वीडियो फुटेज। अगर ए ये कह दे अरे नहीं सर सी और ए ने मिलके मारा है, सी की दुश्मनी थी, मैंने सी को कहा कि मैं 50,000 रुपए दूंगा मेरे साथ इसे मरवा दो, सी ने जो है भी मरवाया मेरे साथ मिलके। होता है लोग कई बार जो है, जिस आदमी ने अपराध किया उनके मैं किला जेल जाऊंगा, मेरा मन नहीं लगने का, इसे भी साथ में लेके चलो, होती है चीज। एक दो दोस्त आपस में जा रहे हैं, एक ने कोई क्राइम कर दिया, वो भी दूसरे का भी नाम ले लेता है, उन्होंने जी इनने भी साथ में ही करा मेरे, है ना। तो अब क्या है, जो दूसरा व्यक्ति है कोर्ट तो यही मान के चलेगी कि भैया अपराध किया है, अगर आप प्रूफ नहीं कर पाए कि आपका रोल नहीं है तो सी को भी मर्डर की सजा मिलेगी। पॉइंट क्लियर हुआ ये? ठीक है, हम जस्टिस नहीं देख रहे हैं, देखो जुडिशरी के अंदर जस्टिस नहीं पढ़ना है, जुडिशरी के अंदर हमें लॉ पढ़ना है, लॉ का इंटरप्रिटेशन करना है कि हमें लॉ मतलब लॉ क्या कहता है। अब देखो रियलिटी क्या होती है, आपने भारतीय साक्ष्य अधिनियम मैंने आपको दिखा दिया, ये नए वाला ही है भारतीय साक्ष्य अधिनियम 2023, है ना। अब जो भी चीज मैं बताऊंगा आपको बेयर एक्ट में लिखा हुआ ही दिखाऊंगा, अपनी तरफ से मेरी कोशिश रहेगी कि मैं आपको कोई भी कंसेप्ट हवाबाजी ना कर दूं, है ना, क्योंकि लॉ स्टूडेंट होने के नाते हमारा हर कार्य है कि हम पढ़ी हुई चीज को एक बार क्रॉस वेरीफाई जरूर करें कि जो चीज बताई गई है वो सही है या गलत है। कोई चीज, क्योंकि लॉ स्टूडेंट के साथ क्या होता है, आपने कोई बात बोली सर ये तो गलत है, तो आदमी आपसे ही पूछेगा कहाँ लिखा है, क्लियर। आदमी आपसे सिंपल सी बात है यही पूछेगा ये बात कहाँ लिखी है ना। और आपको पता ही नहीं, आप करो सेक्शन नंबर 40-45 में लिखी कहीं, एक्ट मुझे सेक्शन भी याद नहीं है मुझे, तो कैसे आप इस चीज को जस्टिफाई कर पाओगे, राइट। तो इसका मतलब यही है कि आपको पता होना चाहिए जो बात आप कह रहे हैं वो कहाँ पे लिखी हुई है। अब देखो क्या होता है, हर जितने भी हम डिफेंसेस पढ़ रहे हैं कोई ऑफेंस होता है, जैसे किसी व्यक्ति ने सेल्फ डिफेंस के अंदर जो है किसी व्यक्ति का मर्डर कर दिया, ठीक है। देखो एग्जांपल से समझते हैं, ए बी यही है, ए जो है बी के पास आया, ए के हाथ में गन है और ये कह रहा है कि भैया
ये कह रहा है भैया कि मतलब ऐसे मानते हैं ए और बी दोस्त हैं, बी तो पास हो गया, ए फेल हो गया, ठीक है जी। बी का नाम ले लेकर ए के परिवार वालों ने ए को पीटा, देख बी तो पास हो गया, बी तो पास हो गया, बी तो पास हो गया, बी तो पास हो गया। ए को आ गया भैया गुस्सा, ए बी के पास आता है और कहता है भैया मैं तुझे मार दूंगा आज, मैं तुझे मार दूंगा आज, मैं तुझे मार दूंगा, ठीक है जी। जेब में चाकू भी लिए हुए है। अब अब बी को क्या करे सेल्फ डिफेंस में, बी जो है अपाहिज व्यक्ति है, भाग भी नहीं सकता है। अब ए जैसे चाकू निकालने वाला होता है, बी एक डंडा लेता है और सीधा सिर में मारता है ए के, जिसकी वजह से सिर ए बेहोश हो जाता है, सिर में से खून आ जाता है, इसकी नाक की हड्डी टूट जाती है, यानी कि ए के साथ क्या हो गया, ग्रीवियस हर्ट, ठीक है जी। अब जो है बी धीरे धीरे वहां से भाग जाता है। अब भैया ए जो है थाने में जाता है इलाज ठीक होने के बाद, या फिर ए का कोई परिजन जो है थाने में जाता है और बी के खिलाफ मुकदमा लिखवा देता है। अब एक्ट तो ये कह रहा है कि नथिंग इज एन ऑफेंस विच इज डन बाय इन प्राइवेट डिफेंस, जब आप आने वाले सेक्शंस में आप पढ़ोगे तो एक्ट तो क्या कह रहा है कि ये ऑफेंस नहीं है, लेकिन सेक्शन 108 भी तो हमें पढ़ना पड़ेगा बीएसए का, जो ये कहता है कि कोर्ट तो ये प्रिज्यूम करके चलेगी कि नहीं नहीं आपने तो ऑफेंस किया है, ऐसा कोई एक्सेप्शन मतलब रखता ही नहीं, होता ही नहीं है, आप ही को प्रूव करना है कि ए तुम्हें मारने आया हुआ था। अब सुनो, पुलिस को वो एफआईआर दर्ज करनी पड़ेगी। पुलिस अगर ये अपनी इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट में ही दिखा दे कि नहीं जी ए के पास जो है चाकू था, वीडियो फुटेज थी, जो है इन ऑफेंस नहीं किया है, तो बात अलग है, उसके बाद कार्रवाई अलग है कि इसमें जो है इन्होंने एफआईआर लगा के भेजी हुई है, उसके बाद वो प्रोटेस्ट करे, ये अलग प्रोसीजर है। लेकिन अगर जनरली ऐसा नहीं होता है, पुलिस इतनी मेहनत नहीं करती है केस में। पुलिस क्या करती है, दो चार लोगों की गवाही लिख देती है वहां पे, है ना, कि इन्होंने देखा है, इन्होंने देखा है, बी की गवाही मायने रखती है ना, मतलब ए की गवाही ले लेते हैं, बी से कई बार जो है थोड़ा सा प्रैक्टिकली फोर्स करते हैं कि आप जो है अपना जुर्म कबूल कर लो, है ना, तो क्या है चार्जशीट सबमिट कर देते हैं बी के खिलाफ। अब बी को उसी प्रोसीजर से गुजरना पड़ेगा जिस प्रोसीजर से हर व्यक्ति गुजरता है, जैसे अगर पुलिस ने बी को अरेस्ट कर लिया तो बेल भी लेनी पड़ेगी, बेल नहीं मिला तो जेल भी जाना पड़ेगा, है ना, अपने चार्ज भी बनेंगे, चार्ज बनने के बाद एविडेंस भी होंगे, ठीक है। यहाँ पे फर्क क्या है, ए को एविडेंस नहीं देना है, ए मैंने क्या कह रहा हूँ, ए को एविडेंस नहीं देना है यहाँ पे कि बी ने मुझे जो है मारा है, मतलब बी को प्रूव करना है कि भैया जी मैंने ये सेल्फ डिफेंस में मारा है। ए को केवल इतना ही प्रूव करना है कि देखो मेरे चोट लगी हुई है जी, ये मेरा मेडिकल है, मेरी गवाही है एविडेंस पे, और इस व्यक्ति ने देखा है, ये मेरे ताऊ जी थे, ये भी वहां से गुजर रहे थे जब भी मुझे मार रहा था, इनकी गवाही करा दी, बात खत्म। अब बी को प्रूफ करना है कि सर जो जनरल एक्सेप्शन है, मैंने ये जो है अपना सेल्फ डिफेंस में मारा है। कोर्ट क्या मान के चलेगी कि ऐसी कोई चीज एग्जिस्ट नहीं करती, आपको उस प्रिजम्पशन को रिबट करना है कि तूफान के मैसेज आ चुके हैं, सारे फोन बज चुके हैं, तो अब क्या है, बी को प्रूफ करना है, क्लियर। यानी कि सेल्फ डिफेंस आपको मिलेगा लेकिन प्रूफ आपको ही करना पड़ेगा, ऐसा नहीं है कि कोर्ट ये प्रिज्यूम करके चलेगी कि सेल्फ डिफेंस हुआ है। ये पॉइंट क्लियर हो गए सबके। हमने बीएनएस के 3-4 सेक्शंस पढ़े, अगर आप ये एक इलस्ट्रेशन भी से कंप्लीट कर लेते हैं सेक्शन नंबर 17 को, ये वही चीज है, ए देखता है जेड को कि वो क्या है, मर्डर कर रहा है, ए इन द एक्सरसाइज ऑफ द बेस्ट ऑफ हिज जजमेंट exerted in good faith of the power which the law gives to all person of apprehending, मतलब मर्डरर को पकड़ो, और वो जो है सीज कर लेता है जेड को इन ऑर्डर टू जेड को बचाने के लिए। यहाँ पे ए ने कोई अपराध नहीं किया है, क्योंकि दो इट में टर्न आउट दैट जेड वाज एक्टिंग इन सेल्फ डिफेंस, यानी कि जो ए ने किया है उसने कोई ऑफेंस नहीं किया है। ये चीज आपकी पुलिस नहीं सुनेगी, कोर्ट भी आपके खिलाफ प्रिज्यूम करेगी, सेल करेगी ही करेगी, सेल प्रिज्यूम अपोजिट। तो हमेशा डिफेंस पढ़ते टाइम ये चीजें भी हमें पता होना चाहिए। पुलिस प्रिज्यूम मतलब पुलिस क्या है, आपकी बात को प्रिज्यूम नहीं करेगी,
पुलिस तो एफआईआर लिखेगी भैया आपने मारपीट की है, आपने कन्फाइनमेंट किया है, हमने तो मुकदमा लिखा। कोर्ट भी प्रिज्यूम क्या करके चलेगी, भैया आपने अपराध, मतलब ये अपराध किया है नहीं प्रिज्यूम करेगी, कोर्ट ये प्रिज्यूम करेगी कि भैया ऐसा कोई डिफेंस नहीं है। देखो एक एक अंतर ये समझ लो, ऐसा ना हो थोड़ा सा कंफ्यूज हो जाए। कोर्ट दो चीजें हैं, प्रिज्यूम कर रही है कोर्ट, है ना, कोर्ट प्रिज्यूम, दो चीजें हैं, आपने ऑफेंस किया है। लोग को ऐसी बारीकी से समझना पड़ेगा, इसी चीज की बहस होती है आपकी, यही मेन पॉइंट्स होते हैं। ऐसा नहीं हो सकता कि अगर आप ये सोचो कि जो है मतलब ऊपर ऊपर से पढ़ लिया और जो हमने जैसे हम एलएलबी के लिए पढ़ते हैं वैसे आप बहस करोगे। हर पॉइंट्स पे एक एक पॉइंट्स पे बहस होती है। कोर्ट भी लॉ से ऊपर नहीं होता, कोर्ट को भी लॉ के हिसाब से ही चलना पड़ता है। जो बुक आपके पास है वही बुक जो है जज साहब के पास है, जो बेयर एक्ट आप पढ़ते हो वही जज, वही बेयर एक्ट लोअर कोर्ट पढ़ती है, वही बेयर एक्ट आपकी सेशन कोर्ट पढ़ती है, वही बेयर एक्ट हाई कोर्ट पढ़ती है और वही सुप्रीम कोर्ट पढ़ती है। आप ही को अपना इंटरप्रिटेशन जो है आप ही को प्रूव करना पड़ेगा। कोर्ट ये नहीं कह सकती भैया मैं तो ये मान के चलती हूँ, सर आप नहीं मान सकते क्योंकि लॉ के अंदर ये नहीं दिया गया है। इसी वजह से आपने देखा होगा जब आप जजमेंट मतलब बहस देखोगे तो आप कोर्ट के अंदर जाओगे, विजिट करोगे, तो आप ये देखोगे कई सारे केसेस में वकील जो है किसी एक्ट का हवाला देता है और वह जज के सामने पढ़ता है उस सेक्शन को बकायदा और जज भी देखता है ना, और फिर उसके अकॉर्डिंग काम होता है। अब देखो मैंने कहा क्या कोर्ट ये प्रिज्यूम करेगी कि आपने ऑफेंस किया है, क्या ये प्रिज्यूम करेगी कि आपका डिफेंस नहीं, आप झूठ बोल रहे हो, आप झूठ बोल रहे हो, अगर सच्चे हो तो प्रूफ करो। चलो जी बताओ, आंसर दीजिए, राइटिंग पे मत जाना, केवल आंसर पे जाना, कंसेप्ट पे, कि कोर्ट को क्या प्रिज्यूम करेगी सेल, कि बी ने अपराध किया है ये प्रूफ करेगी, या ये मान के चलेगी, ये प्रिज्यूम करेगी कि बी के पास डिफेंस नहीं है ना, अगर आप झूठ बोल रहे हो, अगर सच्चे हो तो प्रूफ करो। इन दोनों चीज में से कोर्ट क्या करेगी, या दोनों करेगी, जो आपने सेक्शन पढ़ा है। सर यही करेगी ना कि आपने ऑफेंस किया है, फिर बी के ऊपर है वो प्रूफ करेगा ना कि मैंने तो ये डिफेंस में किया। हाँ डिफेंस और की किसी का, ठीक है वंशिका, और किसी का कोई आंसर। मानसी ने कहा है बोथ, दोनों चीजें, यही चीज है, यही चीज मुझे बतानी थी, मुझे लगा यही कंफ्यूजन क्रिएट हो सकता है। कोर्ट ये प्रिज्यूम नहीं करेगा कि आपने अपराध किया है, कोर्ट केवल ये प्रिज्यूम करेगा 108 में कि भैया आपके पास डिफेंस नहीं है। हर व्यक्ति ये बोलता है कि मैंने तो सेल्फ डिफेंस में मारा है उसे, हर व्यक्ति जो है हर चोर बोलता है भैया मैं, वो हर जिसके पास टिकट नहीं है हर टिकट वाला यही बोलता है, जिसके पास टिकट नहीं होता कि मेरा टिकट रास्ते में गिर गया, मैंने तो जो है टिकट परचेज किया था लेकिन पता नहीं वो कहाँ खो गया, वो रास्ते में गिर गया मेरा टिकट। तो हर जो है बच्चा जिसने काम पूरा नहीं किया है, हर बच्चा यही बोलता है कि मेरी कॉपी घर रह गई, काम तो मैंने पूरा किया था। कोर्ट ये प्रिज्यूम कर रहा है, ये प्रिज्यूम नहीं कर रहा है कि आपने ऑफेंस किया है। ऑफेंस करने की प्रूफ करने की जिम्मेदारी तो प्रोसिक्यूशन की ही है बियॉन्ड रीजनेबल डाउट। अब देखो ये पॉइंट आपका डाउट क्रिएट हो गया, बिना प्रैक्टिकल एग्जांपल दिए आपके समझ नहीं आ सकता ये, लेकिन यहाँ पे अगर आप पढ़ोगे तो ये डाउट जरूर क्रिएट होगा, है ना। 108 का अगर हम पढ़ेंगे, एक बार पढ़ लेते हैं। डाउट क्रिएट हो गया है, समझ में आया, पहले तो ये बताओ, अगर समझ में आ गया तो कोई जरूरत ही नहीं है, नहीं तो जो है आगे बढ़ते हैं इस पे।
आगे बढ़ते हैं, है ना। आगे सर वंशिका के वजह से समझ में आ गया, पर एक बार एक एग्जांपल ले लेते हैं, उसके बाद ट्रिक से कुछ सेक्शंस याद करेंगे, है ना। जैसा हम कर रहे हैं कि एक साल के अंदर हमें 1000+ सेक्शंस, चैप्टर नंबर याद हो जाने चाहिए। इसे ही समझते हैं, इसी एग्जांपल को समझते हैं। ए और बी, वही है, ए मारने के लिए आया था, बी ने क्या किया, इसको हिट कर दिया। ठीक है जी, एक ए क्या था, बी को मारने के लिए आया था, असलियत में इसने क्या है, अपना सेल्फ डिफेंस, अपने आप को बचाने के लिए कार्य किया है। लेकिन एफआईआर होती है, एफआईआर होने के बाद चार्जशीट में, जो पुलिस के द्वारा चार्जशीट बनाई जाती है, उसमें कहा जाता है कि बी ने ए को ग्रीवियस हर्ट किया है। ठीक है जी, अब कोर्ट में पहले बेल होगी, अपीयरेंस पे मैटर लगेगा, उसके बाद जो है चार्ज बनेंगे। ये चीजें जब आप बीएनएसएस पढ़ाऊंगा ना आपको रोज के डेली क्लासेस में, बार बार रिवाइज भी होगी चीजें, हम कनेक्ट भी करेंगे एक सेक्शन को दूसरे सेक्शन से। एक चीज एक बार पढ़ने से समझ नहीं आएगी आपको लोग, कि अभी तो आपके लिए चार्ज एक नया कंसेप्ट है, बिल्कुल, है ना। चार्ज बनेगा, चार्ज बनने के बाद एविडेंस स्टेज आएगी। अब ऐसा नहीं होगा कि कोर्ट ये मान के चलेगी कि प्रोसिक्यूशन एविडेंस, जो सजा दिलाना चाहता है अभियोजन पक्ष, उसे एविडेंस देने की जरूरत ही नहीं है, डायरेक्ट डिफेंस एविडेंस आ गया। नहीं, ऐसा नहीं होगा। क्या होगा, प्रोसिक्यूशन पहले प्रूफ करेगा कि हाँ बी ने ही डंडा मारा है, लो जी विटनेस। डिफेंस काउंसिल इसे जो है क्रॉस एग्जामिन करेगा, वो अलग मैटर है। प्रोसिक्यूशन विटनेस देगा, एक वीडियो की कटिंग दी जिसमें बोलने की आवाज तो आ नहीं रही है कि वो मारने के इंटेंशन से आया है, और या फिर उसके मन में क्या है, केवल उसकी मतलब इमेज आ रही है, और इमेज में दिखाई दे रहा है, वीडियो में दिखाई दे रहा है कि बी ने डंडा मारा। लो जी, ये मेडिकल एविडेंस। मेडिकल एविडेंस में क्या है जी, हड्डी टूटी हुई है, ग्रीवियस हर्ट के लिए जो आवश्यक तत्व हैं ये भी पूरे हुए हैं। ठीक है जी, ये लो जी मेरी गवाही। इसने मुझे कहा कि ले मैं पास हो गया, तू फेल हो गया, और फेल होने वाले को जीने का कोई अधिकार नहीं है, तुझे तो मैं दंड दूंगा, तूने मेरी बेइज्जती करा दी, ऐसे ऐसे मुझे बोल रहा था, और इसने मेरे सिर पे डंडा मारा। लो जी, मेरी भी गवाही ले लो। ठीक है, माई टेस्टिमनी। चलो जी, अब जाके कोर्ट ये प्रिज्यूम करेगी, मतलब ये होगा कि हाँ जी बी साहब, बी भैया, आपने जो है जानबूझकर, मेन सीरिया भी प्रूफ होगा, एक्टर सीरीज भी प्रूफ होगा कि आपने जानबूझकर ए के सिर पे डंडा मारा है, इनको ग्रीवियस हर्ट किया है। ठीक है जी, अब स्टेज आएगी 313 की, सीआरपीसी की 313 थी, 351 हो चुकी है बीएनएसएस में। अब ये स्टेज आएगी जिसके अंदर जो बच्चे कोर्ट में गए थे आज, उन्हें ये चीज समझ में आई होगी कि वहां पे भी इस चीज की चर्चा हुई थी कि एक्यूज से पूछा जाएगा भैया आपके खिलाफ ये अपराध है, आप क्या कहना चाहेंगे अपने बचाव में। 351 बीएनएसएस के अंदर एक्यूज के बयान लिए जाते हैं, वो भी बिना ओथ पर। एक्यूज क्या कहता है, सर ये झूठ बोल रहा है, ये मुझे मारने के लिए आया था। मतलब ये देखो कितने समय बाद एक्यूज को बोलने का मौका मिला, बी को कितने साल बाद, ये इतनी लेंथी प्रोसीजर गुजर जाने के बाद कोर्ट पूछेगी, हाँ जी बताओ आप, अभी तो आपकी सुन ही नहीं रहे हैं, अभी तो आपकी कोई सुन ही नहीं रहा है, साल 1.5 साल तक, तो 1.5 साल के बाद बी को सुना जाएगा, हाँ जी आप क्या कहते हैं। बी कह रहा है, सर ये मैंने जो किया है सेल्फ डिफेंस में किया है, क्योंकि ए मुझे मारने के इरादे से आया था। अब कोर्ट क्या कहेगी, ना जी, ये नहीं बात मान सकते हम, ये बात तो हम तब मानेंगे जब आप इसे प्रूफ करोगे, अभी तो हम यही मान के चलेंगे कि अपराध हुआ है, आपके डिफेंस को नहीं मानेंगे। कोई और एविडेंस हो तो बताओ इसके अलावा। वो कहते हैं नहीं सर यही है, तो भैया प्रूफ करो, अगर प्रूफ नहीं कर पाए तो मैं तो ये मान के चल चुका हूं कि ये अपराध सिद्ध हो चुका है। तो अब बी के ऊपर बर्डन ऑफ प्रूफ रहेगा, बी प्रूफ करेगा कि नहीं सर ये चाकू लेके आया था। कैसे प्रूफ करेगा कि सर उस दिन ए ने चाकू खरीदा था सी से, नहीं सॉरी बी और सी का एग्जांपल ले रहे हैं ना, डी से। सर ये डी दुकानदार है, और इससे पूछो
कि डी को मैं बुलाना चाहूंगा विटनेस बॉक्स में, उसने गवाही पे दिया, डी आया, हाँ जी ये बताओ उस दिन, पहले एक बार देख लेते हैं किसकी बात हो रही है लड़ाई में, ए और बी की लड़ाई हो रही है ना, ए मारने के लिए आया था, ठीक है, एक ही है, डी डी के पास गए, डी को बुलाया बी ने, हाँ जी बताओ ए आपसे उस दिन कोई चाकू खरीद के गया था, डी कहता है हाँ जी उस दिन ए ने मेरे से चाकू खरीदा था। अब उसकी साइड से एविडेंस में क्रॉस करते हुए गए, हो सकता वो तो चाकू उसने घर के लिए खरीदा होगा, सब्जी काटने के लिए, हो सकता है चाकू खरीदना इसका मतलब ना थोड़ी है चाकू खरीदा और बी को मारने के लिए खरीदा है। क्या आप ये कह सकते हो बी ने आपको ये कहा है कि मैं इस चाकू से ए का मर्डर करूंगा? डी कहेगा नहीं जी ऐसा तो कुछ नहीं कहा, मेरे से तो डायरेक्टली बस चाकू खरीदा है, ठीक है जी। अब ये कहेगा कि मैं उनके पेरेंट्स को बुलाना चाहूंगा, आगे जी पेरेंट्स, क्या आपने उस दिन ए को मेरा नाम लेकर पीटा कि मैं पास हो गया तू फेल हो गया, ऐसी कोई मारपीट हुई? पेरेंट्स सच बोल दे तो ठीक बात है, अगर पेरेंट्स मना करते नहीं हमारे तो कोई लड़ाई नहीं हुई, ठीक है जी कोई बात नहीं, मैं आपके पड़ोसी को बुलाना चाहूंगा। अब पड़ोसी को बुलाया गया, पड़ोसी कहते हैं हाँ जी बहुत पिटता था, पूरी आवाज आ रही थी, पूरी रोने की आवाज आ रही थी, और ये चिल्ला चिल्ला के ये कह रहा था, हमने जो अपने कानों से सुना कि बार बार ये कह रहा था कि मेरी जो पिटाई हुई है वो बी की वजह से हुई है, मैं बी को नहीं छोड़ूंगा, बी को नहीं छोड़ूंगा, और ये कहते हुए हमने सुना है। चलो जी पड़ोसियों की गवाही हो गई, मैं सर इस चीज को प्रूव करने के लिए गेट कीपर को बुलाऊंगा, आगे जी गेट कीपर आगे, हाँ जी जब आप भी उस दिन उस डेट को वहां से निकला तो वो आपने क्या देखा? गेट कीपर कह रहा है कि भैया ए साहब बहुत गुस्से में थे, बहुत ज्यादा गुस्से में थे, उनके सिर पे खून सवार था, ठीक है, बहुत गुस्से में थे वे, और ये कह के निकले थे आज तो मैं नहीं छोड़ूंगा, ठीक है जी। अब इतनी सारी चीजें प्रूफ होने के बाद, ठीक है जी, बियॉन्ड रीजनेबल डाउट प्रूफ होने के बाद ये चीज समझी जाएगी कि अच्छा ये सेल्फ डिफेंस में क्या है, आपको जो है डाउट क्रिएट हो गया है, आपने बियॉन्ड रीजनेबल डाउट प्रूव कर दिया, क्योंकि सेल्फ प्रिज्यूम तो उन्होंने कर ही लिया था कि आपने डाउट प्रूव कर दिया कि ये आपने सेल्फ डिफेंस में किया है, ये आपको मारने के इंटेंशन से ही घर पे से निकला था, तब आप जाके क्या होगे? एक्यूटेड। समझ में आया प्रक्रिया, समझ में आई प्रोसीजर? थोड़ा बहुत शॉर्टली मैंने आपको बताया है एक सेक्शंस को समझाने के लिए, जब हम बीएनएसएस पढ़ेंगे तो हम इसे और डीप से समझेंगे, और ठीक है। अब ज्यादा ही, अब हम चलते हैं, समय ज्यादा हो गया, अब हम चलते हैं कल की रिवीजन क्लास पे, और आज फिर से नए 5 सेक्शंस पढ़ेंगे और 15 के 15 सेक्शंस को रिवाइज करेंगे, ठीक है जी। सबसे पहले ये है, हमने सेक्शन से एक तो हमने फंडामेंटल ड्यूटीज याद कर लिए, सबके याद है? फंडामेंटल ड्यूटीज में हमने बहुत सारी इमेज देखी हुई थी, हमने अपनी एबीसीडी बदली हुई थी, आप रिवाइज भी कर सकते हैं अपने आप में, ए फॉर अलादीन, बी फॉर भगत सिंह, सी फॉर चाइना, डी फॉर डॉग, ई फॉर एलविस यादव, है ना, एफ फॉर फैमिली, जी फॉर गंगा, एच फॉर हैरी पॉटर, आई फॉर मैन, जे फॉर जज, के फॉर कृष्णा, ठीक है। इमेजेस आपके ग्रुप में पड़ी हुई है। अब इसमें क्या है आपका, इनसे हमने फिर से एक इमेज देखी थी जिसमें हमने देखा था अलादीन कॉन्स्टिट्यूशन को मान रहा है, सारी चीजें मान रहा है, भगत सिंह जो है कह रहे हैं कि हमने जो है देश के लिए जान दिया, तो स्वतंत्रता के लिए हमारे जो राष्ट्र आंदोलन को प्रेरित करने वाले उच्च आदर्श है उनको हृदय में संजोए रखे, है ना। ऐसे हमने फैमिली में देखा था कंपोजिट कल्चर जिसमें पैर वगैरह छू रहा था, है ना। तो सारी इमेजेस आप दोबारा देखोगे रिवाइज हो जाएगी। अब जो है हम दोबारा सब क्या करते हैं, एक मैंने कहा था कि अब हमें जब अगर हमें कोई जुडिशरी का एग्जाम देना है तो हमें 2000 से ज्यादा सेक्शन याद रखने हैं, जो डायरेक्टली नंबर से याद रखना पॉसिबल नहीं है। और मेरा क्लियर आपसे साफ आंसर ये है, अगर मैं आपको कहूं जो वकील 20 साल से प्रैक्टिस कर रहे हैं और केवल क्रिमिनल लॉ में भी प्रैक्टिस कर रहे हैं, उनके भी आईपीसी के सारे सेक्शन याद नहीं होते, वे भी 50-60 सेक्शन से ज्यादा बता नहीं सकते, और उसमें भी वे कहेंगे शायद इसके पास है, डायरेक्टली एग्जैक्ट नहीं बता सकते। और जुडिशरी के प्रीलिम्स के अंदर सेक्शंस डायरेक्ट पूछे जाते हैं, ठीक है। और जो चीज वे कहते हैं कि 16-17 में होगा, दो ऑप्शन में 16 और 17 दोनों ही मिलता है, क्लियर। तो इसके लिए हमें एक चीज, एक ट्रिक याद रखनी है कि मैंने क्या किया है, आपके नंबर्स को कैरेक्टर में बदल दिया है। कल भी मैंने आपके 20 तक रिवाइज कराए थे, आज भी मैं केवल 20 तक ही रिवाइज कराऊंगा, आगे के कैसे बने बाद में बताऊंगा, केवल आज की क्लास लेट हो गई है, आज हम आगे के सेक्शन याद करेंगे और पिछले रिवाइज करेंगे जो चैप्टर थे। 1 को सन में बदला हुआ है, 1 इज इक्वल टू सन, टू गुरु, ये मिलते जुलते शब्द हैं,
एक बार जैसे 1 2 3 याद हो गए, ऐसे ही आपके ये भी याद हो जाएगी। जैसे काउंटिंग याद है आपकी 75 के बाद 76 आता है, तो आपको ऐसे भी याद हो जाएगा कि सलमान खान के बाद किला आता है। इसमें कोई याद ऐसी कोई दिक्कत नहीं। जब साल भर की क्लास में आप रोज ये चीज देखोगे तो ट्रिक्स नहीं भूल पाओगे। 1 सन, 2 गुरु, 3 बीन, 4 चोर, 4 चोर है ना, 5 वाइफ, 6 फिक्स, 6 है ना, 7 हेवन स्वर्ग यानी, 8 सेठ, 9 वाइन, 10 बस, 10 बस, 11 मतलब 11 एक और एक 11, 12 दर्जनों पैसा। ये चीजें कल मैंने आराम से बताई थी, आज मैं रिवाइज करा रहा हूँ तो आपको बहुत फास्ट करा रहा हूँ, ठीक है। 13 को हमने सलमान खान बनाया हुआ है, क्योंकि थर्ड सर्ट सर्ट कौन उतारता है, सलमान खान। सलमान खान दबंग मूवी में पुलिस वाला भी है, ध्यान रखियो। 14 किला फोर्ट है ना, 14 के आगे फोर्ट आता है, फोर्ट किला। 15 कॉम फिफ्थ लिफ्ट यानी कि लिफ्टमैन। 16 ब्यूटी क्वीन, 16 ब्यूटी क्वीन। 17 खतरा, 18 बैतिन बाबा जो जादूगर बाबा है, भविष्यवाणी बताता है। 19 नमकीन, और नमकीन कौन सी, हल्दीराम वाला, ठीक है। 20 आंटी यानी कि काम वाली आंटी। अब जो आगे वाले हैं वे जो है कल मैं रिवाइज कराऊंगा, कि जैसे कल हम 10 सेक्शन और रिवाइज करेंगे कि नंबर्स को हमने 10 आने वाले जो 10 नंबर्स हैं कैसे बदला हुआ है, ये रिदम से बदले हुए हैं। ये आपके 20 तक मैंने रिवाइज करा दिया फिर से, क्लियर। अब हम एक बार कल की पीडीएफ देखेंगे कि उनके अंदर अंदर हमने किस तरीके के कैरेक्टर्स लिए हुए हैं, और फिर आने वाले 5 देखेंगे, क्लियर। अब आपको यानी कि 15 चैप्टर्स याद करने पड़ेंगे BNSS के, और साथ में उनके साथ साथ जैसे आपके 15 याद हो जाएंगे, 2 4 तो आपके आगे पीछे के भी याद हो जाएंगे, आपकी गलती होनी खत्म हो जाएगी। अब एक बार देखते हैं, देखो जी, सबसे पहले रिवाइज कर लेते हैं जो हमने कल भी रिवाइज किया था। एक चीज को बार बार रिवाइज करने से वो याद हो जाएगी, गलतियों के चांस खत्म हो जाएंगे। BNS के अंदर है आपके 20 चैप्टर, और BNSS के अंदर है आपके 39 चैप्टर, ठीक है जी, याद हो जाएगा आपके, एक दो बार देखोगे याद हो जाएगा। अब इसमें देखते हैं कि आपके 39 चैप्टर हैं। जैसे 15 में क्या वो 16 में क्या दिया है, कंप्लेंट टू मैजिस्ट्रेट। 18 में चार्ज दिया हुआ है। 22 में समरी ट्रायल दिया हुआ है। और आपका जो है 18 में चार्ज दिया हुआ है, जैसे 31वां अपील दिया हुआ है ना। तो ऐसे 39 चैप्टर हैं। प्रीलिम्स के अंदर डायरेक्टली ये सेक्शन नंबर चैप्टर नंबर पूछे जाते हैं कि आपका समरी ट्रायल किस चैप्टर के अंदर दिया हुआ है। 4 ऑप्शन आते हैं, 22 23 24 25 ऐसे ही। तो हमें क्या करना है, हमें अपने नंबर्स को कैरेक्टर में बदलना है। तो हम 22 23 24 25 को 22 23 24 25 ना बोलकर डोनाल्ड डक है ना, स्वीट हार्ट, आपका चेयरमैन, स्नेक, इस तरीके से पढ़ेंगे। वो आपके जो है जब नंबर्स कन्वर्ट हो जाएंगे। अब देखते हैं इमेज, देखते हैं एक बार, तब समझ में आएगी ट्रिक्स। पहली इमेज हमने कल रिवाइज करी थी कि अब 30 जो नंबर सचिन तेंदुलकर 30 नंबर पाया, कैसा आया मैं बात बताऊंगा सही बच्चों को, केवल इमेज देखनी है जल्दी जल्दी। और फिर मैं दोबारा से आज आपसे 15 आर्टिकल मतलब 15 चैप्टर्स पूछूंगा, फिर जवाब देना कि आपके 15 के 15 याद हो गए क्या। 10 का रिवीजन है, 5 एक्स्ट्रा है। हमने क्या कहा कि हम एक इमेज अपने माइंड में जो है सिचुएशन क्रिएट करते हैं कि भारत और पाकिस्तान के मैच में एक बार क्या हुआ कि सचिन तेंदुलकर 0 पे आउट हो गए, जिसकी वजह से एक जज साहब गुस्साए होकर क्या कर देते हैं, सचिन तेंदुलकर को डेथ पेनल्टी दे देते हैं। कितनी बड़ी बात होगी, डेथ पेनल्टी देती। उसके बाद क्या करते हैं, ये इमेज ज्यादा नहीं देखनी है, इसके साथ और सेक्शंस जुड़े हुए हैं, मैंने कल भी बताया था। अभी जितनी मैं इमेज आपको दिखा रहा हूँ केवल उतनी समझनी है। सचिन तेंदुलकर को क्या दिया, डेथ पेनल्टी दे दी, है ना। तो लोग क्या कह रहे हैं, ये तो फैसला गलत है, इस डेथ पेनल्टी को हाई कोर्ट से कंफर्म करा के लाओ, हाई कोर्ट कंफर्म करेगा तो ही सही होगा, हाई कोर्ट जाओ, हाई कोर्ट। तो सचिन तेंदुलकर हाई कोर्ट चले गए, राइट। मतलब डेथ पेनल्टी कंफर्म हो गया तो हाई कोर्ट से आती है, तो उसके सपोर्ट में सचिन तेंदुलकर हाई कोर्ट जा रहे हैं। इमेज क्लियर हो गई। दूसरी इमेज है हमारे सामने, ये मोटा व्यक्ति को देखना है हमें सलमान खान के बजाय। मोटा व्यक्ति सलमान खान से या किसी बॉडी बिल्डर से रिक्वेस्ट कर रहा है बार बार कि प्लीज मेरी अपने जैसी बॉडी बनवा दो, मैं बहुत मोटा हूँ, लोग मेरी मजाक बनाते हैं, प्लीज मेरी बॉडी अपने जैसी बनवा दो। अच्छी लगी इमेज कि ये क्या कह रहा है, अपील कर रहा है, बार बार रिक्वेस्ट कर रहा है, बार बार अपील कर रहा है मोटा व्यक्ति कि प्लीज मेरी बॉडी बनवा दो। अगली इमेज है, हमने कल भी देखी थी कि 2 सैनिक हैं, 2 आर्मी मैन है, प्रमोशन की बारी आ रही है। एक ने तो जी फोन करा नेताजी को,
मोरारजी देसाई है यहाँ पे, इनका जो नंबर है वो 36 होता है, लेकिन ये अभी हमें देखना नहीं है, अभी केवल इतनी इमेज देखो, बस अपने दिमाग में ही बनाओ। मोरार मतलब एक आर्मी ऑफिसर तो क्या कर रहा है, रेफरेंस लगा रहा है, रेफरेंस। अरे सर, वे मेरे जानकार हैं, मेरा प्रमोशन होना चाहिए, मैं तो जो है मिनिस्ट्री में मेरे जान पहचान वाले हैं, मैं उन्हें भी जानता हूँ, फोन करा दूंगा, रेफरेंस लगा रहा है प्रमोशन के लिए। एक व्यक्ति रिवीजन कर रहा है जो वो पढ़ के आर्मी मैन बना है कि मैं पढ़ के ही प्रमोशन लूंगा। तो इसका आंसर मैंने आपसे पूछा था, क्या आंसर देना है, किसकी नौकरी लगनी चाहिए, कल आपने सभी ने आंसर दिया रिवीजन वाले की। ठीक है, इमेज आपके दिमाग में सेट हो गई थी कि एक रेफरेंस लगा रहा है, एक रिवीजन लगा रहा है, लगा कौन रहा है, आर्मी मैन। अगली इमेज है आपके सामने, हमने देखा कि एक जादुई बाबा है, उसके पास गए, बाबा पता नहीं क्या हो रहा है, तो बाबा उसे और डरा देते हैं, बेटा तेरे पे तो चार्ज लगेगा, तेरे पे आरोप लगेगा, झूठे आरोप में तुझे फंसाया जाएगा, तेरे ऊपर चार्ज लगेगा, अभी तो तेरे घर है खराब चल रहे हैं। चार्ज के बारे में किसने बताया था, बाबा जी ने, एक बेहतरीन बाबा ने बताया था कि अब तो चार्ज लगेगा। एक इमेज हमने देखी कि थोर, एक पागल व्यक्ति का जो है ट्रायल चला रहा है ना, उस पर आरोप लगे हुए हैं, थोर एसगार्ड का राजा है, 27 इसका नंबर है, लेकिन वो पागल व्यक्ति जिसका ट्रायल चलाना है वो क्या कह रहा है, मैं तो भगवान हूँ, मैं उड़ सकता हूँ, मुझे लोग समझते नहीं, उस उसने चांद चुरा लिया था, मैंने सिर्फ बारिश से बात की थी, अब पता चल गया है तो भाई पागल है। तो थोर के सामने जिस व्यक्ति का ट्रायल करने के लिए भेजा वो क्या है, अनसाउंड माइंड। क्लियर, रिवाइज हो रहा है सबको। ये इमेज ऐसा नहीं है कि एक बार देख के आपके याद हो जाएगी, ये समय लगेगा आपको, जब ये 1000 इमेज हो जाएगी तब देखना इसका कितना बेनिफिट मिलेगा, आप कितनी जल्दी आंसर को सही आंसर दे पाओगे। आप इमेज भूल जाओगे फिर भी सही आंसर दे पाओगे, क्योंकि दूसरे शब्दों के साथ आप उस इमेज को मतलब बना ही नहीं पाओगे। अब हमने एक इमेज देखी हल्दीराम की, इसमें हमने क्या देखा कि हमने हमें बताया कि सेशन कोर्ट का जो ट्रायल होता है वो सबसे टफ ट्रायल होता है। क्लियर, सबसे टफ ट्रायल होता है, सबसे बड़ा ट्रायल माना जाता है सेशन कोर्ट का ट्रायल। तो हल्दीराम ऐड कर रहा है कि जैसे सेशन कोर्ट का ट्रायल रफ होता है, कड़क होता है, हमारी नमकीन भी ऐसे ही कड़क है, हमारी नमकीन भी ऐसे ही कड़क है। क्लियर, एक चीज मैंने और बताई थी आपको याद रखने के लिए कि ऐसे भी सोच सकते हैं कि सेशन कोर्ट का ट्रायल देखते समय अगर नमकीन हाथ में आ जाए हल्दीराम की तो मूवी से कम ना हो। सेशन कोर्ट में पूरी बहस होती है, तो सेशन कोर्ट की गवाही के समय हमें नमकीन मिल जाए हल्दीराम की तो मैं तो मूवी देखना छोड़ दूंगा, सेशन कोर्ट की प्रोसीडिंग्स देखूंगा। क्लियर, अगला हमने देखा था, हमने बीच के दो चैप्टर्स में याद भी नहीं कराऊंगा आपको, ये इन दो ट्रिक्स के बीच के चैप्टर आएंगे। जैसे आपको मैं चैप्टर पढ़ाऊंगा बीएनएसएस में और मैं कहूंगा सबसे हार्ड ट्रायल होता है सेशन ट्रायल और सबसे इजी ट्रायल होता है समरी ट्रायल। ठीक है जी, जो सबसे शॉर्ट होता है, और ट्रायल जो है वे असेंडिंग ऑर्डर में है, सेशन उसके बाद आपका जो होता है ये वारंट ट्रायल, फिर समन ट्रायल और फिर समरी ट्रायल। मैं ये दो याद कराऊंगा आपको बस, ये दो आपको खुद ही याद रखने हैं। कैसे याद रखोगे, नमकीन कौन से ट्रायल में मिलती है, 19 नमकीन नमकीन मिलती है सेशन ट्रायल में, सेशन ट्रायल में मिल जानी चाहिए तो मजा आ जाए। और एक हमने इमेज देखी डोनाल्ड ट्रंप की, इन पे चलना चाहिए, डोनाल्ड ट्रंप का नंबर जो होता है वो 22 होता है। इसमें क्या है आपका, डोनाल्ड ट्रंप भाई देश को संभालते हैं और देशों को परेशान भी करना है इन्हें, है ना, इनके पास काम बहुत है, इन्हें मैक्सिको में दीवार खड़ी करनी है ना, अपना जो है किसी देश पे कब्जा करना है, किसी देश के परमाणु रोकने हैं, किसी पे बम गिराने हैं, किसी पे सैंक्शन लगाने हैं, काम बहुत है जी भाई साहब के पास। तो आप जो है, जो डोनाल्ड ट्रंप है, इन्हें लंबा ट्रायल ना चलाओ सेशन ट्रायल की तरह, बड़े आदमी है, जल्दी जल्दी निपटाओ उनका मैटर, तो बस 1 महीने में ना फ्री करके भेज दो। तो इनका ट्रायल कैसा होना चाहिए, समरी ट्रायल होना चाहिए, इनका ट्रायल शॉर्ट होना चाहिए क्योंकि देश में इन्हें बहुत काम करने हैं। पॉइंट क्लियर, आगे चलते हैं। मैंने बताया था कि स्कूल की मैडम है, हमें याद रखना है कि स्कूल की मैडम हमें पढ़ाया करती थी, उन पे क्रिमिनल केस हो गया था। ठीक है, पढ़ाते टाइम एक बच्चे को पीट दिया, उन पे क्रिमिनल केस हो गया था। तो अब क्या है, मैडम की शादी होगी मुरादाबाद,
अब मैडम मुरादाबाद आ गई। अब मैडम क्या कहती है, मैं बार बार शामली आऊंगी, जब मेरी शादी वहां हो गई, मेरा क्रिमिनल केस ट्रांसफर कर दो, मेरा क्रिमिनल केस ट्रांसफर कर दो। ठीक है, तो कौन रिक्वेस्ट करता है अपना क्रिमिनल केस ट्रांसफर करने की? मैडम। मैडम का नंबर 33 होता है। ये कैसे बना वो भी बताऊंगा बाद में, मतलब अगली क्लास में। अब क्या है आपका, मैडम हमें याद करना है केवल, मैडम को क्या कह दिया गया कि मैडम कह रही है कि मेरा जो ट्रायल है वो ट्रांसफर कर दो, जो मेरा क्रिमिनल केस है उसे ट्रांसफर करो। अब अगली इमेज है हमारे सामने, जो हमने कल की लास्ट इमेज देखी थी, कि एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट और जुडिशियल मजिस्ट्रेट आपस में डिस्कस कर रहे हैं। एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट नीली ड्रेस में, जुडिशियल मजिस्ट्रेट ब्लैक ड्रेस में आपस में डिस्कस कर रहे हैं। यार ये शराब पीने वाले व्यक्ति, वाइन पीने वाले व्यक्ति हमेशा पब्लिक में हंगामा करते हैं, कभी चिल्लाते हैं, रुक के देते हैं, तोड़ फोड़ करते हैं, ये पीने वाले व्यक्ति। इनसे तो सिक्योरिटी भरवा लो कि गुड बिहेवियर रखेंगे सोसाइटी में, कीपिंग द पीस, है ना। इनका क्या है, बॉन्ड भरवा लो, इनसे सिक्योरिटी भरवा लो कि ये जो है शांति बनाए रखेंगे पब्लिक में, और जो है गुड बिहेवियर करेंगे। आपस में डिस्कस कर रहे हैं, समझ में आ गया? कौन लोग अशांति फैलाते हैं? वाइन पीने वाले। तो ये क्या डिस्कस कर रहे हैं, इनसे क्या भरवा लो, बॉन्ड भरवा लो, इनसे सिक्योरिटी करवा लो, सिक्योरिटी भरवा लो। क्लियर हो गया पॉइंट? अब अगले पढ़ते हैं, नए नए पढ़ते हैं। एक मॉन्स्टर है, ठीक है, सामने इमेज आपको दिखाई दे रही है। अब मैं थोड़ा स्लो पढ़ाऊंगा क्योंकि कल का रिवीजन था, ये स्लो था। ये इमेज आपको माइंड में बनानी है, 11 मिनट की क्लास रह रही है, हो जाएगा हमारा इतने में। कि सब लोग कह रहे हैं भाई इस मॉन्स्टर को सजा मिलनी चाहिए, इसकी सजा का एग्जीक्यूशन होना चाहिए, जो सजा मिली एग्जीक्यूट करो, इसकी सजा की माफी ना दो कि कभी तुम उसकी सजा को कम्यूट कर दो, ना जी ना। कभी आप इसकी सजा को कम कर दो, सस्पेंड कर दो, कम्यूट कर दो, नहीं, ऐसा नहीं चलेगा। ऐसा तो सजा दो। जैसा होता है ना, कोई बहुत ही मॉन्स्टर टाइप का व्यक्ति होता है, उनके ये सुधरेगा भी नहीं, जो ये सजाएं कम करनी पड़ती है, सस्पेंड होती है, तो अच्छे लोगों के होते हैं जिनका सुधरने का, ये तो मॉन्स्टर है। इसे जो है आप सजा दो, इसकी सजा का एग्जीक्यूशन होना चाहिए, इसकी सजा कम नहीं होनी चाहिए, कम्यूट नहीं होनी चाहिए, सस्पेंड नहीं होनी चाहिए। सुन, केवल सुनते रहो आप, एकदम जब सेक्शन से याद हो जाएगी तब देखना कि इमेज कैसे माइंड में अपने आप बन जाती है, क्योंकि इमेज को आप आंखों से देख रहे हो, थोड़ा बहुत विजुअलाइज भी कर रहे होगे, है ना, और सुन भी रहे हो। इसमें आपके सारे सेंस काम कर रहे हैं, नंबर्स में सेंस काम नहीं करते हैं। क्लियर? अब अगला, एक ब्यूटी क्वीन, जो सुंदर सी लड़की है, वो मैजिस्ट्रेट के सामने आई और क्या कह रही है ब्यूटी क्वीन, मैजिस्ट्रेट साहब, यह मेरी ब्यूटी ही मेरी प्रॉब्लम बन गई है। देखो ये लोग झांक रहे हैं ऐसे, ठीक है, ये लोग झांक रहे हैं ऐसे, सुंदर लड़की बैठी हुई है, जज साहब सामने बैठे हुए हैं, मैजिस्ट्रेट साहब। तो ये इन्हें कंप्लेंट कर रही है कि मैं जहां जाती हूँ लोग मुझे घूरते हैं, ताकते हैं, घूर घूर कर देखते हैं, मुझे बहुत परेशानी होती है। जज साहब को कह रही है, तो जज साहब को डायरेक्ट क्या कर रही है, कंप्लेंट। किन की कंप्लेंट कर रही है जज साहब को? इन लोगों की। इमेज दिखेगी साहब को, इमेज बना रहे हो कि भाई एक सुंदर सी लड़की है, ब्यूटी क्वीन, 16 नंबर है जिनका, लोग उन्हें घूरते हैं। वे कह रही मैजिस्ट्रेट के सामने डायरेक्ट चली गई कि मैजिस्ट्रेट साहब, पुलिस स्टेशन नहीं गई है, डायरेक्ट मैजिस्ट्रेट के सामने चली गई कंप्लेंट करने कि भाई मुझे, मैं जो है परेशान हो चुकी हूँ। पॉइंट क्लियर? अगला है हमारा, प्रिवेंटिव एक्शन के नाम पर पुलिस दर्जनों पैसा कमाती है। प्रिवेंटिव एक्शन कैसा? देखो, जब आप ये पढ़ो, जब आपको बीएनएसएस के अंदर ये चैप्टर पढ़ाऊंगा, इसमें क्या होता है, कहीं कोग्निजेबल अपराध की जो है उन्हें सस्पिशन है या इन्फॉर्मेशन मिल गई, तो पुलिस के पास पहले से पहले प्रिवेंटिव एक्शन भी होता है कि वो उस अपराध को रोकने के लिए पहले ही कार्रवाई कर सकते हैं। ऐसा नहीं होता कि जो है कोई आदमी गोली मारेगा तभी पुलिस उसे पकड़ेगी, अगर वो गोली मारने से पहले भी पुलिस उसे पकड़ सकती है। इसे बोलते हैं प्रिवेंटिव एक्शन ऑफ पुलिस, कि रोकने वाला कार्य पुलिस, है ना, जो अपराध को रोकने वाला कार्य पुलिस करती है। अब देखिए इसमें क्या दिखाया गया है, इसका फायदा उठाकर, इस चैप्टर का फायदा उठाकर पुलिस दर्जनों पैसा कमाती है। देखो जी देखो कैसे, कोई आदमी रोड पे जा रहा, हमें शक है भाई तुम कोई गंभीर अपराध कर सकते हो, तुम्हें हमारे साथ चलना पड़ेगा। अजी नहीं, अजी नहीं, मैं नहीं जानने का, मैं कुछ नहीं कर रहा था, मैं कुछ नहीं कर रहा था। अरे हाँ, तेरा तो नाम है, तू तो भाई है ही, तू जो है शकल से ही दिखाई दे रहा, तू ही करेगा अपराध, चल भाई चल। नहीं जी नहीं जी, चल ठीक है, पैसे दे दे, ला 5,000 रुपये।
तो ऐसे ही पुलिस ऐसे ऐसे कार्य से प्रिवेंटिव एक्शन का डराकर इस चैप्टर का नाम लेकर दर्जनों पैसा कमाती है। ये मैं आपको सिखा नहीं रहा हूँ, पढ़ा नहीं रहा हूँ, कभी सोच रहे हो तो जो है केवल याद कराने के लिए कुछ इमेजेस बना रहा हूँ कि दर्जनों पैसा, दर्जनों पैसों से प्रिवेंटिव एक्शन आपको याद करा रहा हूँ। कभी जो है इस आर्टिकल इस चैप्टर को ये समझ लो और ये सोचो कि मैं पुलिस के बारे में ऐसा कर रहा हूँ, ऐसा कोई मेरा इरादा नहीं है। मेरा इरादा बस इतना है कि पुलिस प्रिवेंटिव एक्शन के नाम पर दर्जनों पैसा कमाती है। क्लियर हो गया? अब देखो दबंग में मूवी में सलमान खान नहीं, 13 नंबर इनका है ही। तो अब लोग पूछ रहे हैं कि भाई एफआईआर किसके पास दूं, किसे दूं मैं इन्फॉर्मेशन, फर्स्ट इन्फॉर्मेशन रिपोर्ट किसे दूं, मेरा अपराध हुआ है किसे दूं। तो लोग कह रहे हैं भाई थानेदार साहब को दो, थानेदार साहब को। थानेदार गाना सुना आपने, थाने में बैठे दरोगा जी ले हुच्चकी हिचकी, है ना, जो दबंग मूवी है ये। तो अब जो है ये सलमान खान है, तो लोग कह रहे हैं कि आप जो है इनके पास एफआईआर दो। किसके पास एफआईआर दो? सलमान खान जी के पास। यही है जी दरोगा जी यहाँ के, इन्हें दो एफआईआर। किसे देनी है एफआईआर? दरोगा जी को। क्लियर? पूछूंगा भी आपसे टेस्ट में, अब देखते हैं किसके कितना याद रहेगा, और अपने जो है देखते रहना कितने सही कर पा रहे हो। अब देखो लोग कह रहे हैं यार क्या होता है सीनियर ऑफिसर ऑफ पुलिस, सारे पुलिस वाले एक जैसे, एक स्टार दो स्टार, दो स्टार लगा के कौन सा इसमें ज्यादा पावर आ जाएगी, तीन स्टार लगा के कौन सा जो है आदमी के अंदर ज्यादा पावर आ जाएगी, शर्ट के ऊपर तीन स्टार लगा के, या एक जो है आईपीएस का वो लिख के, उससे क्या हो जाएगा? सुपीरियर ऑफिसर ऑफ पुलिस में क्या होता है? तो लोग क्या कह रहे हैं, अरे भाई तुझे नहीं पता, सुपीरियर ऑफ पुलिस मतलब सुपीरियर ऑफिसर ऑफ पुलिस के पास इतनी पावर हो जाती है कि वो चोर को उल्टा लटका सकता है। किसे उल्टा लटका सकता है? चोर को। अच्छा, और कोई नहीं लटका सकता? नहीं जी, और कोई नहीं लटका सकता। और को तो जो है ये भगा लेते हैं चोर। चोर का कमीशन सेट होता है पुलिस के साथ। लेकिन जो सुपीरियर ऑफिसर ऑफ पुलिस है वो क्या होता है? निगरानी करता है। और वो तो चोर को उल्टा लटकाता है, वो नहीं कमीशन झेलता, ना वो कमीशन लेता, वो तो चोर को क्या कर देता है? उल्टा लटका देता है। पॉइंट क्लियर हुआ? मैं क्या कह रहा हूँ कि चोर को उल्टा लटका देता है कौन? सुपीरियर ऑफिसर। यानी कि सुपीरियर ऑफिसर ऑफ पुलिस किससे संबंधित है? चोर से। चोर मतलब चार, है ना, चार चोर, है ना, फोर चोर। तो सुपीरियर ऑफिसर ऑफ पुलिस की जो पावर है वो कौन से चैप्टर में है? 4 में। अभी मैं पूछूंगा ये तो बाद में पूछूंगा जो आपके याद रहे। ठीक है जी, हो गया आपके, ज्यादा टाइम नहीं दिया हमने। एक बार जो है ऐप में जाके जब आप क्लास परचेज करोगे तो ये खुल जाएगी आपकी सारी पीडीएफ। तो इसमें क्या होगा आपका, इन पीडीएफ को बस स्क्रॉल करना है मजे मजे में, खुद ही बता देना इसमें क्या है, मतलब जो कुछ पढ़ना नहीं है, जैसे ये मैं पढ़ा रहा हूँ आपको, आपके अपने माइंड में सेट हो जाएगा, आपको केवल स्क्रॉल करना है। जैसे जैसे आप साल भर ये प्रोसीजर अपनाते रहोगे, आप एक साल बाद ये कहोगे सर भूल ही नहीं पा रहा हूँ, मैं तो सेक्शन भूल ही नहीं पा रहा हूँ, मेरी गलती नहीं होती, आप मुझे 100 सेक्शन दे दो, मैं 100 के 100 सही करूंगा, 99 भी सही नहीं करूंगा, मैं 100 ही सही करूंगा। ठीक है जी, अब एक टेस्ट ले लेते हैं। अब ना मैं नंबर्स पूछूंगा आपसे, मैं आपको कैरेक्टर्स ही पूछूंगा, जिस तरीके से एग्जाम में तो देखो ऐसा आएगा 15 16 17 18, लेकिन आपको ये 15 16 17 18 नहीं पढ़ना है, आपको कैसा पढ़ना है? लिफ्ट, ब्यूटी क्वीन, है ना, ब्यूटी क्वीन, खतरा और बेहतरीन बाबा। ये इमेज किससे साथ बैठ रही है? अच्छा, इससे, इससे तो नहीं बन रही है। जैसे अब देखो मैं क्वेश्चन पूछता हूँ आपसे, तो बताओ जी। पहला क्वेश्चन है मेरा, रेफरेंस एंड रिवीजन। चार ऑप्शन है आपके सामने, जैसे आपके सामने ऑप्शन ऐसे आने चाहिए थे, लेकिन हम कन्वर्ट किस में कर लेते हैं? मोटा आदमी, आर्मी मैन, मैम, मॉन्स्टर। बताओ जी इसका आंसर क्या है? रेफरेंस और रिवीजन कौन कर रहा था? मोटा आदमी कर रहा था, आर्मी मैन कर रहा था, कि एक आदमी रेफरेंस है और एक आदमी रिवीजन मैन कर रहे, मतलब ये क्या बनाया मैंने? 33 मैम, सॉरी मैन लिख दिया था, मैम है।
बिल्कुल सही, हिमानी, विशु, सबका आंसर सही आ रहा है। आर्मी मैन, हमने एक इमेज देखी थी, जिस इमेज के अंदर क्या था, एक आर्मी मैन तो रेफरेंस लगा रहा था अपना मोरारजी देसाई से, और एक रिवीजन कर रहा था अपने नोट्स का। तो इसका आंसर है आर्मी मैन। जहां आपके धीरे धीरे ये सेक्शंस नंबर, जो नंबर्स हैं, ये पता याद हो गया आपका। आर्मी मैन का जो नंबर है वो क्या है, 32 है ना। तो आपको जो है कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। अब दूसरा क्वेश्चन है मेरा, ये लिखते रहना बच्चे, अपने नोट करते रहना, गलत नोट करना। सही तो आपके हो गई, केवल गलत नोट करो कि आपके गलत कितने हो गए, है ना। रिवीजन करोगे सारी गलती खत्म हो जाएगी। गलती भी पार्ट होता है इसका, गलती आपको इतना सुधार देता है कि आपकी इमेज को और अच्छा बना देता है। अब मेरा दूसरा क्वेश्चन है आपसे, अपील, कि अपील कौन कर रहा है, या अपील कौन कर रहा था। मेरा फिर से वही 4 ऑप्शन है, और बताओ। मोटा आदमी, आर्मी मैन, मैम, या मॉन्स्टर। कौन अपील कर रहा था आपके सामने, कोई इमेज अगर याद हो आपके तो बताओ जी। मोटा आदमी, बिल्कुल ठीक। मोटा आदमी अपील कर रहा था कि, क्या कह रहा था मोटा आदमी, कि प्लीज मेरी बॉडी बनवा दो अपने जैसे, प्लीज मेरी बॉडी बनवा दो, है ना। तो कौन अपील कर रहा था, मोटा आदमी। 2 सेक्शन आपके सही हो गए। तीसरा क्या है, तीसरा क्वेश्चन पूछता हूँ आपसे। हाँ जी, प्रिवेंटिव एक्शन ऑफ पुलिस कौन से चैप्टर में, है ना। जब आपको बीएनएसएस पढ़ाऊंगा तो हिंदी में भी आपका बेरट लेके बैठूंगा। अभी मेरी कोशिश यही है, हिंदी वाले बच्चे इंग्लिश को ज्यादा ज्यादा सुने शब्दों को, जिससे हम दिल्ली और हरियाणा की तैयारी भी साथ साथ कर सकें, है ना। प्रिवेंटिव एक्शन ऑफ पुलिस कौन से चैप्टर में है जी। और इसमें 4 ऑप्शन है आपके सामने, 11, 12, 13, 14। 11 का जो नंबर होता है वो 1 और 1 11 है ना। जो वेद गोविंदा है, 12 दर्जनों पैसा, 13 सलमान खान, 14 किला, फोर्ट यानी। बताओ जी क्या ऑप्शन होना चाहिए। खुशी 12, मानसी 12, विजय 12, और भी तो बच्चे, वंशी का 12। सभी का आंसर क्यों नहीं आया, सभी का आ गया है ना, सबका आ रहा है, ठीक है। हाँ, वंशी का, सभी बच्चे आंसर दें इसका, तभी याद होएगा, है ना। अपने कमेंट बॉक्स में सही, सबके बिल्कुल सही आंसर है। इसका आंसर है 12। दर्जनों पैसा कमाती है पुलिस, जो है प्रिवेंटिव एक्शन के नाम पे। तो चैप्टर नंबर 12 में क्या है आपका, प्रिवेंटिव एक्शन ऑफ पुलिस। अब इंफॉर्मेशन टू पुलिस, यानी कि फायर, किसे दें ये इंफॉर्मेशन। इतने सारे पुलिस वाले हैं, किसे दें। 4 ऑप्शन है, 11, 12, 13, 14। ऐसे तो होते हैं पेपर में, 12, 11, 12, 13, 14। हमें क्या है, 1 और 1 11, दर्जनों पैसा, सलमान खान, किला। किसे दें ये इंफॉर्मेशन। सभी अपना आंसर दें। 4 आंसर होने के बाद ही जो है डिस्क्लोज करूंगा इसका आंसर क्या है। वंशिका का आ गई, मानसिका भी आ गया, फिर से वंशिका का आ गया, विशु का आ गया। ठीक है जी, समझ में आ गया आपके सभी के। इसका आंसर है सलमान खान। हमने इंफॉर्मेशन देखी थी कि हमें दरोगा जी को देनी थी इंफॉर्मेशन। दरोगा जी कौन थे, हमारे सलमान खान जी, ठीक है जी। अब जो है ट्रांसफर ऑफ क्रिमिनल केस, ट्रांसफर ऑफ क्रिमिनल केस। ऑप्शन है आपके 33, 32, 33, 34। और मोटा, आर्मी मैन, मैम, मॉन्स्टर। हाँ जी बताओ जी। 33 मैम, 33 मैम, मैम बिल्कुल सही। यानी कि अभी तक तो मुझे कोई गलत आंसर नहीं मिला, है ना। तो ये मतलब हमारी जीत है कि आपको ये ट्रिक समझ में आ रही है और आप इसका फायदा ले पा रहे हो, राइट। मैम का केस ट्रांसफर होना था, है ना। और एक चीज और मैं फिर से बता दूं, मैं हर क्लास में बताता हूँ, ये जो इमेजेस हैं ये मेरी कॉपीराइटेड है, ये मेरी खुद की बनाई हुई है, मेरी खुद की ही ट्रिक्स हैं। इसमें मेरे जो है लाइफ के 2 साल जा चुके हैं। तो
कोई भी बच्चा ऐसा ना करना कि भाई इन ट्रिक्स को आप मार्केट में किसी टीचर को या किसी ऐसे शेयर कर दें कि दूसरा समझ में लग जाए, है ना, और जो है पता चले ये यूट्यूब पे पढ़ा रहे हो। इससे लास्ट में आपके ही नुकसान होगा। एक दो लेक्चर अगर मैं यूट्यूब पे जो है प्रमोशन के लिए डाल दूं कि मेरी क्लास कैसे होती है, वो बात अलग है, लेकिन ये ट्रिक्स मुझे भी किसी को फ्री में नहीं पढ़ानी है। अब हुआ क्या, कोई यूट्यूब पे ऐसे फ्री में पढ़ाने लग जाए, है ना, तो कंपटीशन बढ़ेगा। क्योंकि मैं कह रहा हूँ, मेरा दावा है, इन ट्रिक्स के बिना, मैं भी कोचिंग्स कर चुका हूँ, किसी बच्चे के सेक्शन नंबर याद नहीं होते। प्रीलिम्स में 50% से ज्यादा सेक्शन नंबर पूछे जाते हैं और बच्चों के याद नहीं होते। इसीलिए जुडिशरी प्रीलिम्स की मेरिट 70 से 80% है। और जहां बच्चों के सेक्शन नंबर याद हो गए तो यही मेरिट 90+ जाएगी। और अगर मेरी क्लास में आपने साल भर 2 साल भर में ये 1000-1500 सेक्शन याद कर लिए, अपने जो है सारे कंसेप्ट समझ लिए, तीनों स्टेज पे काम कर लिया, तो आप उन सारे बच्चों से बहुत अलग हो जाओगे। आप कोर्ट के अंदर 1 साल बाद मेरे से क्लास लेने के बाद जाना, और फिर आप देखना कि जो सीनियर वकील हैं जिन्हें 10 साल का एक्सपीरियंस है, उनकी नॉलेज और आपकी नॉलेज में कितना जमीन आसमान का अंतर आ जाएगा। क्लियर? तो मैंने क्या कहा, ट्रांसफर ऑफ क्रिमिनल केस मैम। अब आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन पूछता हूं आपसे। चलो जी बताओ, सिक्योरिटी फॉर कीपिंग पीस और गुड बिहेवियर। सिक्योरिटी फॉर कीपिंग पीस या गुड बिहेवियर किससे लेनी चाहिए? ये 4 ऑप्शन है आपके सामने, 8, 9, 10, 11। 8 सेठ, 9 वाइन, 10 बस, एक और एक 11। बताओ जी आंसर। वाह, सबका आंसर आ गया 9 फास्ट, बिल्कुल बिल्कुल सही। यानी कि गलती नहीं हो रही है। अगर मैं आपको सिखाता ये 9 में है, ये 10 में है, ये 11 में है, 12 में है, ये 9 में है, 10 में, मैं 4-6 बार अगर आपको बोल दूं 9, 10, 11, 12, 13, 9, ये 9 में ये है, 10 में ये है, 11 में ये है, 12 में ये है, 9 में ये है, 10 में ये है, 11 में, 12 में, ब्लैंक हो जाओगे। फिर से पूछूंगा, ये इमेज तो आपको बहुत लंबे समय तक याद रहेगी। रिवीजन इनका भी लगेगा, रिवीजन हम क्लास में लेते रहेंगे, लेकिन ये आपके एकदम देखते ही रिवाइज हो जाएगी, आपको बताने की जरूरत नहीं पड़ेगी। और जैसे 9, 10, 11, 12, 9 में ये है, 10 में ये है, 11 में ये है, 12 में ये है, पेपर में क्वेश्चन आएगा फिर भूल जाओगे, यार पता नहीं 9 में है 10 में है, ये तो मुझे पता नहीं, 8 में तो है नहीं, लेकिन 9 या 10 में से एक है शायद, पता नहीं यार 11वां चैप्टर था या 12वां चैप्टर था, एक था। और फिर कहोगे कि मुझे इन दो पे डाउट था, एक गलत हो गया, है ना, नेगेटिव मार्किंग हो गई। यही चीज क्या है, हमारी 100% सही हो जाएगी। आपको सेट के साथ गुड बिहेवियर का कोई कनेक्शन ही याद नहीं आएगा। आपको यही पता है वाइन पीने वाला व्यक्ति तो जो है समाज में गुड बिहेवियर नहीं करता, वो जो शांति भंग करता है, तो इसका संबंध तो 9 से है। बस से तो मैंने कोई स्टोरी नहीं सुनी आज तक सर ने जो पढ़ाई है, ना कोई इमेज मैंने आज तक स्क्रॉल करी। तो आपका आंसर बिल्कुल सही आएगा, जैसे अब आया है 9। क्लियर? अब एक है, अब ट्रिकी क्वेश्चन भी हो सकता है थोड़ा सा, है ना, तो ध्यान से सुनियो। वारंट ट्रायल। एक चीज और मैं बता दूं आपको, 22 जो है वो डोनाल्ड ट्रम्प का जो नंबर है वो 22 है। क्लियर है? और 4 ऑप्शन है आपके सामने, 21, 22, 23, 24। बताओ जी किस चैप्टर में है ये? इसका मतलब है डोनाल्ड ट्रम्प, ठीक है, इसका मतलब ऐसे स्वीट हार्ट है, ये आपका डॉक्टर है, ये आपका चेयरमैन है। बताओ जी इसका आंसर क्या है? वारंट ट्रायल। मैंने सेशन ट्रायल पढ़ाया था आपको, मजेदार होता है हल्दीराम जैसा। अब मैं आपसे पूछ रहा हूँ वारंट ट्रायल। शायद मैंने ऑप्शन थोड़े से गलत दे दिया आपको, एक मिनट, इसमें 20 भी जोड़ दो। आंटी, एक मिनट बच्चों बस। ठीक है, इसमें ऑप्शन आंटी भी है। आंसर प्लीज। हिमानी का आंसर है 20। हिंट हो गया इसमें, वैसे आपको हिंट मिल गया, पर इससे ऐसे ही याद हो जाएगा कि सेशन ट्रायल तो क्या है, नमकीन में, है ना, और 22 में क्या है आपका, समरी ट्रायल। इसमें समरी है, इसमें सेशन है। तो 20 में क्या होगा, वारंट,
और 21 में क्या होगा, समन। क्लियर, सबको पॉइंट समझ में आ गया। ये दो चैप्टर याद नहीं कराऊंगा मैं आपको, कभी आप सोच रहे हो इनकी भी ट्रिक्स मिलेगी, ट्रिक्स केवल इन दो की है। इससे क्या है, कंफ्यूजन क्रिएट नहीं होगा। मैं कोई इमेज बना देता और उसमें कहता वारंट ट्रायल जो है, अंटी पे वारंट ट्रायल चल रहा है, तो भूल जाओगे। क्योंकि वारंट ट्रायल में प्रॉब्लम क्या है, आपको केवल दो ही ट्रायल याद रखना है, सबसे टफ वाला हल्दीराम और सबसे हल्के वाला ये डोनाल्ड ट्रम्प। क्लियर हो गया पॉइंट। बस एक क्वेश्चन और पूछता हूँ लास्ट, 9:38 हो चुके हैं। एक क्वेश्चन, चार्ज, आरोप। ऑप्शन है आपके सामने 18, 19, 20, 21। ठीक है जी, ये बेहतरीन बाबा, ये हल्दीराम, ये आंटी, ये डॉक्टर। बताओ जी आंसर। राइट, बाबा 18। सबका आंसर आ गया बिल्कुल सही। ठीक है, तो आज की क्लास यहीं तक रखते हैं। तो सबको क्लास अच्छी लगी? तो थैंक यू। कोई डाउट हो पूछ लीजिए 5 मिनट में, ऐसे मैं रुक जाऊंगा, नहीं तो फिर क्लास ऑफ करते हैं, है ना। ठीक है मानसी, गुड नाइट। ठीक है, सभी बच्चे जा रहे हैं, किसी का डाउट हो तो रुक जाता हूँ, है ना। गुड नाइट वंशिका, गुड नाइट वंशिका। ठीक है जी।